हाँ जी नमस्कार। कैसे हो? आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम राजस्थान के जिस जिले का दर्शन करने जा रहे हैं उस जिले का नाम है राजस्थान की स्वर्ण नगरी। उसे कह सकते हो साहब रेगिस्तान का गुलाब, उसे कह सकते हो राजस्थान का अंडमान। बिना कोई भूमिका बांधे, बिना कोई वक्त जाया किए सीधे चलते हम हमारे मिशन की ओर। जैसलमेर का दृश्य प्यारे परीक्षार्थियों, ये जैसलमेर किले से लिया हुआ नजारा है। ये जैसलमेर का पूरा पूरा शहर है और जहां जहां तक आपकी नजर दौड़ रही है ना, वहां वहां आप देख रहे होंगे साहब ये पूरा का पूरा शहर है ना पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसलिए हम इसे कहते हैं साहब ये कौन सी नगरी है? पीली नगरी भी कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो साहब स्वर्ण नगरी। मित्रों जैसा कि जैसलमेर जिला, तो जैसलमेर का शुभंकर पूछे तो कौन सा बताओगे? गोडावण। और आप और हम भली भांति समझते हैं अपने राजस्थान का राज्य पक्षी भी कौन सा? गोडावण। और इसी गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था 21 मई 1981। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में छाप भी देता हूं। तो मित्रों ये जो आप दृश्य देख रहे हो, दृश्य कहाँ का है? जैसलमेर का। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में तस्वीर बिठा लें कि जैसलमेर शहर दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है ना। तो ये बिल्कुल जैसलमेर है। इसी जैसलमेर का शुभंकर है गोडावण। और इसी गोडावण को 21 मई 1981, बड़े गौर से सुनना और समझना, 1981 को कहते हैं साहब अपने राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। तो मित्रों राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा बताओगे? गोडावण। और आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी जैसलमेर के बारे में अगर अपन इनके उपनामों की बात करें ना, तो इसी जैसलमेर को कहा जाता है मित्रों स्वर्ण नगरी। मैं इनके उपनाम छाप रहा हूं। और इसे कहते हैं साहब पीली नगरी, कारण क्या बहुत सारे पीले पत्थर हैं। इसे ही कहते हैं साहब, आप कह सकते हो साहब राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान। और इसी को कह सकते हो साहब रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का। तो रेगिस्तान का गुलाब पूछे तो भी कौन सा बताना आपको? इसी जैसलमेर के बारे में, इसी जैसलमेर के बारे में कहते हैं साहब इसकी आकृति है त्रिकुटा आकृति। कौन सी आकृति बताओगे? त्रिकुटा, यानी 3 कोनों से यहाँ का दुर्ग बना, उस दुर्ग का नाम है सोनार दुर्ग, उसी का नाम है स्वर्णगिरी। तो प्यारे परीक्षार्थियों राजस्थान की स्वर्णगिरी, राजस्थान का अंडमान। और राजस्थान का अंडमान पूछो तो मित्रों जिला कौन सा? मेरे है जैसलमेर है। बहुत सारी बातें कह सकते हो। इसे आप पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कह सकते हो। कौन सी सीमा है? पश्चिमी सीमा। इसे आप भाटी बड़ किवाड़ भी कह सकते हो। कौन सा किवाड़ है? भाटी बड़ किवाड़। तो भाटी बड़ किवाड़, वैसे किवाड़ का अर्थ दरवाजा होता है, ध्यान रखना। तो भाटियों का जो बाहरी दरवाजा था ना, वो दरवाजा मित्रों कौन सा? मेरे है जैसलमेर है। उसी प्रकार अगर अपन इस जैसलमेर की स्थिति के बारे में देखें ना, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि समूचे राजस्थान में जैसलमेर आएगा साहब आपके पश्चिमी राजस्थान में। कौन से हैं? अब पश्चिमी राजस्थान में बड़े गौर से सुनना। पूरे राजस्थान की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य जैसलमेर है। इधर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान की देशांतर स्थिति है। यानी इस अक्षांशीय देशांतर स्थिति के राजस्थान में गिरा हुआ मित्रों जिला कौन सा? मेरे है जैसलमेर। बड़े गौर से सुनना। इसी जैसलमेर के साथ राजस्थान का वह जिला जिसकी सर्वाधिक कह सकते हो साहब लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। तो देखना पाकिस्तान के साथ ध्यान रखना 464 किलोमीटर है। कितनी है? तो 464 किलोमीटर लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, वो सीमा मित्रों कौन सी? मेरी की है जैसलमेर की। और इस सीमा का आप नाम भली बात ही जानते हैं, नाम है मित्रों रेड क्लिफ। कौन सी क्लिप है? अब देखना साहब, इसी अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है मित्रों बाड़मेर से। ये अंतिम रूप से सीमा जाती है कहां तक? गंगानगर तक है। वैसे मैं आपको सबके अलग अलग बताता हूं। सबसे कम सीमा पूछे तो बताना साहब बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक 464 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। और जिला कौन सा? मेरे है जैसलमेर। तो प्यारे परीक्षार्थियों राजस्थान का जैसलमेर वो जिला है जिसकी सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती पाकिस्तान के साथ, और उस सीमा का नाम कौन सी क्लिप है? रेड क्लिप है। इसी जैसलमेर के उत्तर में जिला आएगा मित्रों बीकानेर है। इसी जैसलमेर के पूर्व में जिला आएगा जोधपुर है। इसी जैसलमेर के दक्षिण में जिला है तो मित्रों कौन सा? बाड़मेर है। तो एक तो लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा,
बड़े गौर से सुनना, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और 3 कह सकते हो अंतर जातीय अंतर जिलों की सीमा, यानी 3 जिलों से सीमा लगती है। कौन सी मेर की? जैसलमेर। और इसी जैसलमेर से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का त्रिकोण भी बनता है ना। तो त्रिकोण में ध्यान रखना 3 शहर आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और कौन सा है? बाड़मेर। तो मित्रों इसी त्रिकोण त्रिगुट में कह सकते हो इसे पूरे क्षेत्र को कहते हैं साहब मारवाड़। और इसी का ध्यान रखना प्राचीन नाम मांड प्रदेश भी था। कौन सा प्रदेश था? मांड प्रदेश। तो चाहे मांड प्रदेश बोलिए और चाहे जैसलमेर बोलिए, बात एक ही है। अब बात करें साहब जैसलमेर की स्थापना की, तो बड़े गौर से सुनिए और समझिए। वास्तव में देखा जाए ना तो इसी जैसलमेर नामक राज्य या फिर कैसे जैसलमेर नामक स्थान की स्थापना हुई थी 1155 ईस्वी में। 1100 कोई डेट पूछे तो बता देना साहब। 12 जुलाई 1155 ईस्वी को नींव रखी थी जैसलमेर की, और नींव रखने वाले भाटी का नाम था मित्रों जैसल सिंह भाटी। कौन से भाटी है? जैसल सिंह। तो जैसल सिंह भाटी ने 12 जुलाई 1155 को नींव रखी थी साहब जैसलमेर की। और इसी जैसलमेर में आगे जाकर किला बना, उस किले का नाम मित्रों सोनार का किला। हाँ जी। अब जैसलमेर की अपन अक्षांशीय देशांतर स्थिति देखें तो वो भी देखना। इसी जैसलमेर में 26 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो अक्षांशीय स्थिति होगी साहब जैसलमेर की। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर इधर आपके 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये है आपकी देशांतरी स्थिति। आप भली बात ही समझते हैं कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा मित्रों? जैसलमेर है। और इसीलिए ये जो पूरी देशांतर की यानी देशांतरीय रेखा की जो सबसे पहली जो सुई है ना, जो सबसे पहली जो रेखा है ना 69 डिग्री 30 मिनट वाली, वो रेखा किसको छूती है मित्रों? जैसलमेर को। तो 69 डिग्री 30 मिनट ये जो सबसे पहली रेखा देशांतर रेखा है ना, ये कौन से मेरे को छूती? जैसलमेर को। इसी जैसलमेर के बड़े बड़े क्षेत्र देख लेते हैं। जैसलमेर खुद तो है ही है, साथ ही साथ में पोखरण है, साथ में बनियाना है, और साथ में कौन सा गढ़ है? फतेहगढ़ है। और जैसलमेर और पोखरण ये दोनों विधानसभा क्षेत्र भी, ये भी ध्यान रखना। कौन सभा है? विधानसभा। तो ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान के जैसलमेर में न्यूनतम विधानसभा मित्रों कितनी है? 2 है। एक तो होगी जैसलमेर और दूसरी होगी पोखरण। बात करें क्षेत्रफल की, 38,401 वर्ग किलोमीटर। आपने नोट किया होगा, आप लगभग 15 जिलों के दर्शन कर चुके हो, और 15 जिलों अब तक आपने सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर का ही देखा होगा। इसलिए मित्रों नोट कर लेना हमेशा के लिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा मेरा? जैसलमेर है। लेकिन इसकी तुलना में जनसंख्या देखें तो बहुत ही कम है, 6,69,919 ये जनसंख्या है। और ये जनगणना मित्रों मैं बता रहा हूं कौन सी? 2011 वाली। 2000 है तो 2011 की जनगणना के मुताबिक मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इनका जनसंख्या घनत्व है। तो ये भी कह सकते हो कि जनसंख्या घनत्व भी सबसे जो कम है ना वो किसका मित्रों? इसी जैसलमेर का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो जयपुर का बताओगे, सबसे कम पूछो तो कहां का बताओगे? जैसलमेर। तो जैसलमेर के बारे में नोट करने लायक 2-4 जो जनरल सी बातें जो हर बार कह सकते हो, यानी धरती खूब बड़ी है, धरा खूब है, लेकिन उस धरा पर रहने वाले मिनक बहुत ही कम है। और मिनक क्यों कम है? कि साहब उस धरा पर आप देख सकते हो अमूमन क्षेत्र कैसा साहब? रेगिस्तान मरुस्थली क्षेत्र है। उसी मरुस्थली क्षेत्र में आप देख सकते हो साहब अमूमन आंधियां, लू के थपेड़े सर्वाधिक लगते हैं। तो लू के थपेड़े मिनकों से सहन नहीं होते हैं ना, इसीलिए मिनक कहते हैं साहब जैसलमेर के थे ना, वो भी जैसलमेर छोड़ छाड़ के कहीं किसी दूसरे नगर की ओर प्रस्थान करने लग गए साहब। तो मित्रों यानी सिंपल सी कहानी आपको ये बताना चाहते हैं कि साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर मिनक बहुत ही कम रहते हैं, इसीलिए 17 व्यक्ति यानी 1 किलोमीटर में कहते हैं साहब 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं, ये समझ लो। अब मैं जैसलमेर के बारे में और चीजें बता देता हूँ, पूरा इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले मित्रों जब मैं जैसलमेर की बात करूँ ना, तो इसी जैसलमेर नामक स्थान पर सबसे पहले याद करो 1155 ईस्वी में आया तो उस वंश का नाम है भाटी राजवंश। तो मित्रों आपसे पूछे साहब कौन से राजवंश ने राज्य किया, तो बता देना भाटी राजवंश ने राज्य किया। अब ध्यान रखना भाटी राजवंश सबसे पहले कौन आया, तो जैसल सिंह भाटी आया। कौन सिंह भाटी आया था? जैसल सिंह भाटी ने वहां जाकर किला बनाया मित्रों, उस किले का नाम है सोनार का किला। कौन सा किला है? और इसी सोनार किले का निर्माण तो करवाया, लेकिन कहते हैं साहब इस किले का निर्माण पूर्ण करवाया था इन्हीं के पुत्र, और पुत्र का नाम था शालिवाहन द्वितीय।
शालिवाहन है द्वितीय। तो सबसे पहले जैसलमेर आने वाले कौन थे? जैसल सिंह। राजवंश कौन सा? भाटी। अब भाटी राजवंश की बात करें ना तो मित्रों भाटी मूलतः कहाँ के थे? बटनेर के थे। भाटी मूलतः कहाँ के थे? बटनेर के थे। लेकिन कहते हैं साहब उन्हीं भाटियों पर एक बार गजनी के शासक डूंडी ने आक्रमण किया था बटनेर पर, और जैसे आक्रमण हुआ ना उस समय कहते हैं साहब एक भाटी शासक कौन था? मंगलराव। और मंगलराव कहते हैं साहब वो मंगलराव बटनेर से भागकर वो अपने राजवंश यानी अपने परिवार को लेकर सीधा के सीधा चला आया मित्रों तन्नोट। तो भाटियों की दूसरी राजधानी कौन सी बन गई? तन्नोट। अब तन्नोट वर्तमान कहाँ? जैसलमेर में ही है। लेकिन पहले राजधानी तन्नोट बनी ना उस समय जैसलमेर नाम का कोई नगर था ही नहीं मित्रों। अब कहते हैं साहब तन्नोट के बाद एक भाटियों में शासक हुआ था देवराज, और देवराज ने कहते हैं साहब भाटियों की राजधानी किसे बना दी? लोद्रवा को। किसको बना दी? और लोद्रवा के बाद चौथी और अंतिम जो कह सकते हो साहब राजधानी जो भाटियों बनी वो बनी थी जैसलमेर। तो आप ये कह सकते हो कि भाटियों की राजधानी एक नहीं बल्कि 4 राजधानी थी। बड़े गौर से सुनना। सबसे पहले बटनेर, बटनेर को बसाने वाला कौन था? भट्टी था। यहाँ तन्नोट आने वाला कौन था? मंगलराव था, है ना। यहाँ लोद्रवा आने वाला कौन था? देवराज था। और उसी प्रकार कहते हैं साहब जैसलमेर आने वाला कौन सा सिंह था? जैसल सिंह। तो फाइनल सी बात ये तय होगी कि साहब इसी बटनेर पर अधिकार करने वाले कौन थे? भाटी थे। इन्हीं भाटियों में एक प्रसिद्ध शासक हुआ था अमर सिंह, और अमर सिंह वो शासक हुआ था कि जिन्होंने कहते हैं साहब सिंधु नदी से पानी निकालकर जैसलमेर तक एक पानी का बहुत बड़ा नाला लेकर आ गए थे, और इसीलिए उस नाले का नाम इन्होंने रख दिया मित्रों अमरकाश नाला। कौन सा नाला है? तो ये अमरकाश जो नाला है ना, ये अमरकाश नाला ध्यान रखना सिंधु नदी से निकाला गया था। तो सिंधु नदी से यानी नाले को आप दूसरी भाषा में यानी वर्तमान शब्दावली में आप कह सकते हो साहब लिफ्ट नहर कह सकते हो, है ना। तो समझ लो ये अमरकाश नाम की लिफ्ट नहर है ना, ये लाने वाले कौन थे साहब? अमर सिंह जी थे। तो यहाँ के बहुत प्रसिद्ध शासक थे अमर सिंह। तो ये वैसे हम कोई इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी इतिहास पढ़ते हैं ना तो मैं आपको पूरा जैसलमेर का भाटी राजवंश बताता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं साहब जिला दर्शन। तो जिला दर्शन में आपको मुख्य मुख्य बातें बताई जाती है कि साहब वास्तव में आप जिस जिले का दर्शन करने जा रहे हो ना वो जिला कब बसा, बसाने वाले कौन थे, लंबे समय तक शासन किसने किया, शासन करने वाले पहले मूलतः कहाँ के थे, और इनकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, और जैसलमेर पहुंचे उस समय वहां का शासक कौन था। तो मित्रों मैं फिर से कह रहा हूं जैसलमेर में राज था भाटियों का। सबसे पहले भाटी थे बटनेर में, बटनेर से भाटी आ गए तन्नोट के अंदर, तन्नोट से भाटी चले गए लोद्रवा के अंदर, और लोद्रवा से अंत में कहते हैं साहब 12 जुलाई 1155 ईस्वी को नींव रखी थी जैसल सिंह भाटी ने। और उसी जैसल सिंह भाटी ने किला बनाया था सोनार का किला, और जिस किले का निर्माण पूर्ण करवाया था शालिवाहन द्वितीय ने। तो ये भाटियों का इतिहास है प्यारे परीक्षार्थियों। समय और आगे बढ़ा तो कहते हैं साहब भाटियों के बारे में, इन्हीं भाटियों में एक आगे जाकर एक बहुत बड़ा अत्याचारी शासक हुआ था मित्रों जवाहर सिंह। उसी जवाहर सिंह के समय एक यहाँ का महान क्रांतिकारी भी पैदा हुआ था सागरमल गोपा, जो आगे चर्चा करेंगे साहब। तो ऐसे ऐसे इतिहास की कुछ एक ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जो ऐतिहासिक घटनाएं आपको विशेष करके ध्यान रखनी, किसके बारे में, इसी जैसलमेर के बारे में। बिल्कुल मुमल और महेंद्रा की भी तोरण बताएंगे साहब, इनका विवाह स्थल भी बताएंगे साहब, वो भी लोद्रवा। आगे पढ़ते जाइए, मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता जाऊंगा। तो प्यारे परीक्षार्थियों ये जैसलमेर का थोड़ा सा इतिहास है कि जैसलमेर पहले रियासत थी और बाद में मित्रों कहते हैं साहब राजस्थान नामक राज्य मिली। अब देखना साहब वास्तव में जब जैसलमेर के इतिहास की बात करें ना तो जैसलमेर हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जैसलमेर कहते हैं साहब जब राजस्थान एकीकरण प्रारंभ हुआ था तो उस समय कहते हैं साहब 30 मार्च, कौन सा है 30 मार्च 1949 ईस्वी को जैसलमेर कहते हैं साहब राजस्थान एकीकरण में, कौन से राजस्थान एकीकरण के याद करो साहब वृद्ध राजस्थान नामक राज्य में इसका एकीकरण यानी इसे मिला लिया गया। तो राजस्थान नामक राज्य में जैसलमेर का एकीकरण हुआ था 30 मार्च 1949। आप याद कीजिए जे बी है ना, उसमें से एक जे कौन से मेर का है, जैसलमेर का है। और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद वैसे जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के कहने पर इनके कैसा उधर पाकिस्तान के याद करो साहब संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर एक बार जैसलमेर वाले भी जोधपुर के साथ साथ पाकिस्तान जाने को तैयार हो ही गए थे, लेकिन आखिर में कहते हैं साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव के कारण जैसलमेर और जोधपुर दोनों रियासतों ने हस्ताक्षर कर दिया था साहब भारत विलय पत्र पर,
है ना। तो ये जैसलमेर का आपके साथ एकीकरण है। अब बात करें वर्तमान जैसलमेर की, तो वर्तमान में जैसलमेर का लिंगानुपात है वो है मित्रों 852। 800 यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी 852 है। यानी जनसंख्या भाई जो लिंगानुपात है वो बहुत ही कम है, ये समझ सकते हैं। जनसंख्या घनत्व है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर भी बहुत कम है, 57.22% इनकी साक्षरता दर है, या लगभग कैसे तो साहब 60% धीरे धीरे पहुंच जाएगी 2021 तक। विधानसभा क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बता दिए 2 ही है, जैसलमेर और पोखरण है। और तहसीलें पूछे तो 4 तो तहसील है और 6 उप तहसील है। अब ये उप तहसील कब तहसील में तब्दील हो जाती है, ये भी एक सोचने लायक बात है। तो फिलहाल की स्थिति ये है कि 4 तो तहसील है, 6 क्या है उप तहसील है। अच्छा हुआ नहीं तो हम भी नापाक में होते। हाँ, सुमित्रा चौधरी भी वहाँ के हैं क्या? हाँ, तो ये जितने भी एक तो स्थानीय जैसलमेर के निवासी है ना, वो इसे भाई चैनल पर जैसलमेर के जो गैर प्रवासी जो लोग हैं ना, उनका यहाँ पर साथ ही साथ स्वागत भी करते रहे। और इनको जैसलमेर के कुछ एक स्थानीय जो हो सकता है, ठीक है ना भाई, हम तो यहाँ पर वो फैक्ट बताएंगे जो आपके कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रंथ में दर्ज है। अब स्थानीय कई बार होता है कि हर गांव गली मोहल्ले की कुछ न कुछ अलग अलग विशेषताएं होती है, तो विशेषता बीच में मत बताना, सबसे अंत में जब 5 मिनट बचे ना उस समय आप अपने अलग अलग अपने गांव गली मोहल्लों की अलग अलग विशेषता है ना वो आप बता सकते हो। लेकिन बीच बीच में नहीं है ना, थोड़ा रुक जाना, कई का कारण कि आप लोग बड़े भावुक होते हैं। जैसे मैंने आपको खुला मंच दे दिया ना, तो अभी आप ऐसे ज्ञान की गंगा बहाएंगे कि साहब लगातार उसे कमेंट आएंगे, ऐसा लगेगा कि जिला दर्शन यहाँ नहीं चल रहा, जिला दर्शन सामने चल रहा है ना। मीनाक्षी सोलंकी कह रही है सर मेरे कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं मीनाक्षी। हाँ, तो मित्रों ये जैसलमेर स्थिति। अब ये जैसलमेर के जैसे जिले में प्रवेश करोगे ना, तो वहां का एकमात्र सबसे बड़ा किला, किले का नाम है सोनार का किला। अब ये किले का दूर का दृश्य है। इसी किले के अंदर देखे ना, तो ये किले के चारों तरफ आप देखना साहब मिट्टी ही मिट्टी है। इसीलिए इस दुर्ग की श्रेणी कैसी है मित्रों? दानवन दुर्ग है। ये कौन सा दुर्ग है? दानवन, मिट्टी से घिरा हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग की विशेषता देखना। वैसे इस दुर्ग का निर्माण बता दे साहब हुआ था 1155 ईस्वी में, और निर्माता वही है साहब जैसल सिंह भाटी। वैसे एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब भी कोई वंश जहां कहीं भी शासन करने जाता ना, वहां जाते किले का निर्माण जरूर करवाता। तो यहाँ पर 1155 ईस्वी में किले का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था जैसल सिंह भाटी ने। और उसी जैसल सिंह भाटी ने जब निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया ना, तो आप नोट कर सकते हो यहाँ पर पत्थर से पत्थर जोड़ दिए गए, यहाँ पर ईंट से ईंट जोड़ दी गई। लेकिन कहते हैं साहब चूने व पत्थर, चूना व सीमेंट, चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। आप देख सकते हो साहब पत्थर से पत्थर जोड़े हुए हैं, इसमें किसी प्रकार की चूना सीमेंट कड्डी का प्रयोग हुआ नहीं है। पूरे पूरे पत्थर कैसे हैं? पीले पत्थर है। इसीलिए ध्यान रखना, इसे स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है ना। तो स्वर्ण दुर्ग बोले और चाहे पीला पत्थर वाला बोले। और इसी दुर्ग के पास में देखना सबसे पहली जो पोल, उस पोल का नाम है अक्षय पोल। इसके पूर्व में जो पोल, उस पोल का नाम है सूरज पोल। यहाँ एक पोल, उस पोल का नाम है गणेश पोल। और यहाँ एक पोल है मित्रों, वो कौन सी? हवा पोल है। और पोल का मैंने प्रवेश द्वार है। तो सिंपल सी कहानी ये कि जैसलमेर दुर्ग में प्रवेश द्वार कितने बने हुए हैं? 4। सबसे पहले वाला कौन सा है? अक्षय पोल है। पूर्व में कौन सा है? सूरज पोल है। एक गणेश पोल है, एक हवा पोल है। और इसी सोनार किले का कहते हैं साहब वर्ष 2005 में 850, बड़े गौर सुनना, वर्ष 2005 में 850 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ जैसलमेर दुर्ग के बाहर एक स्तंभ लेख बनाया गया। ये स्तंभ लेख देख सकते हो, देखना विजय स्तंभ की भांति है ना। यानी बड़ा सा खंबा बनाया गया और इसे खंबे का कहते हैं साहब विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूँ 17 अगस्त 2005, 17 अगस्त है। वैसे इसका भी निर्माण हो गया था 12 जुलाई को प्रारंभ, लेकिन ये पूरा बना था 17 अगस्त को। तो 17 अगस्त 2005 को कहते हैं साहब 850 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर यहाँ पर उसकी याद में एक स्तंभ लेख बनाया गया। तो ये स्तंभ लेख आज भी है जैसलमेर दुर्ग के अंदर। और ये स्तंभ लेख बना था मित्रों 2005 ईस्वी में। जिस प्रकार आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ
आपको देख रहे हैं इस दुर्ग के दीवार पर, दुर्ग के दीवार पर बहुत सारे क्या बने हुए, बुर्ज बने हुए हैं। और इस प्रकार कह सकते हो साहब राजस्थान में सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला शहर कहलाता है ये, या फिर 99 बुर्जों वाला किला कह सकते हो, बिल्कुल। और इसी जैसलमेर दुर्ग की दूसरी विशेषता ये कि साहब इस दुर्ग की जो छत बनी हुई है ना, वो छत किससे बनी है, लकड़ी से बनी हुई है ना। इतना बड़ा दुर्ग है और दुर्ग की छत किससे बनी है साहब, ये लकड़ी से, यानी यहाँ पर पूरी लकड़ियां लगी हुई है साहब, तो छत बनी हुई है लकड़ी से। 99 बुर्ज आप लोग देख पा रहे हो। होता क्या था पुराने जमाने में, अगर कोई दुश्मन की सेना आक्रमण करती ना, उस समय कहते हैं साहब किले से, जिस द्वार से कहते हैं साहब पत्थरों से बारिश की जाती, जहां से गोले फेंके जाते हैं उससे कहते थे बुर्ज। और इस प्रकार 99 बुर्ज बने हुए जैसलमेर में। और राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा मित्रों, जैसलमेर दुर्ग है। और भी बहुत सारी विशेषता बता देते हैं। इसी जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता सा लिविंग फोर्ट। कौन सा फोर्ट है, लिविंग फोर्ट। तो लिविंग फोर्ट इसे द्वितीय कहा जाता है, यानी राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा मित्रों, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। इसी जैसलमेर में सोने के जैसे पत्थर होने से इस दुर्ग का नाम स्वर्णगढ़ भी कहलाता है। कौन सा गढ़ है, इसी स्वर्णगढ़ के साथ यहाँ कहते हैं साहब एक पर्वत की आकृति कैसी है, 3 कोनों की, तो इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। तो 3 कोनों का दुर्ग होने से दुर्ग का नाम कौन सा गढ़ हो गया, त्रिकुटगढ़ भी हो गया। इसी प्रकार इसी दुर्ग को कहते हैं साहब, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। पश्चिमी सीमा का प्रहरी। इसी दुर्ग को कहा जाता है बाटी बड़कीवाड़। बाटी यानी बाटियों का बाहरी दरवाजा है साहब, बाटियों का। इसी दुर्ग के बारे में वही कहते हैं साहब, वही रेगिस्तान, भाई राजस्थान का अंडमान है, रेगिस्तान का गुलाब है ना। 99 बुर्जों वाला दुर्ग है। कितने बुर्जों वाला है, 99 बुर्जों वाला। इसे गलियों का दुर्ग भी कह सकते हो, है ना। इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जा सकता है। कारण क्या, जैसलमेर की तंग गलियों में, वैसे आप में से कई लोग गए होंगे जैसलमेर दुर्ग को देखने के लिए, गए ना, तो आपने नोट किया होगा कि साहब राजस्थान में जैसलमेर की तंग गलियों में बना हुआ दुर्ग है। तो ये भी कह सकते हो साहब भाई गलियों का दुर्ग है ना, या फिर गलियों वाला दुर्ग है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इस किले का नाम है सोनार का किला। और एक फिल्म जगत में डायरेक्टर हुए थे, कभी नाम सुना तो सत्यजीत रे। कौन सा रे, और सत्यजीत रे ने एक मूवी बनाई थी, उस मूवी का नाम है मित्रों सोनार किला। अरे कौन सा किला, सोनार किला। यानी ये कह सकते हो साहब इस सोनार के किले पर आपके बॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है, ये फिल्म भी बनी हुई है, और उस फिल्म का नाम है मित्रों सोनार किला, है ना। पिक्चर बनी हुई है साहब इसी पर। विदेशी ही ज़्यादा नजर आते हैं, बिल्कुल ज़्यादा। वैसे सर्वाधिक विदेशी तो आपको भाई जयपुर में मिलेंगे, और मेला पूछो तो सर्वाधिक विदेशी पुष्कर मेले में आएंगे। बाकी यहाँ खूब आते हैं विदेशी, ये बात भी नहीं है, बाकी मतलब सर्वाधिक विदेशी की बात है तो नहीं है। हाँ, तो मित्रों सत्यजीत रे ने एक सोनार किला नामक भाई कह सकते हो साहब हिंदी पिक्चर फिल्म बनाई थी। और कह सकते हो साहब इसी जो जैसलमेर दुर्ग है ना, इस दुर्ग पर आगे जाकर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। कौन सा टिकट है, डाक टिकट। तो ये विशेष बातें हैं साहब कौन से मेर के बारे में, जैसलमेर दुर्ग के बारे में। तो प्यारे परीक्षार्थियों इसी जैसलमेर दुर्ग के बारे में, वैसे हाँ बिल्कुल ऊंचा बादल, मैं सारी कहानी बताऊंगा। इसी जैसलमेर दुर्ग की बात और ध्यान रखना, जैसलमेर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिस दुर्ग को हाल ही में, याद रखना मित्रों, 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, विश्व धरोहर की सूची में। तो मित्रों विश्व धरोहर की सूची में वर्ल्ड हेरिटेज जो दुर्ग है ना, वो कौन था मित्रों, जैसलमेर। आप भली बात ही समझते हैं कि राजस्थान में एक नहीं बल्कि 6 दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया। तो प्यारे परीक्षार्थियों 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, कौन सा मेर है, जैसलमेर है। इसी जैसलमेर दुर्ग के अंदर घूमोगे ना, तो वहां पर एक बहुत बड़ा महल बना हुआ मित्रों, राजा का महल है। वहां पर एक महल बना, रानी का महल। अब ये राजा का महल है, ध्यान रखना जैसल सिंह ने बना दिया था शुरुआत में, है ना।
तो जयसल सिंह ने राजा रानी के लिए महल बनाए थे, तो इसी जयसल सिंह ने सबसे पहला ऊंचा महल बनाया था भाई ये आपका राजा का महल। उसी प्रकार यहाँ राजा महल का ये प्रवेश द्वार बना हुआ है, वहां पर एक राजमहल भी बना हुआ है और यहाँ पर एक चांदी का सिंहासन भी है। अगर आप जैसलमेर दुर्ग में घूमने घामने गए हो ना तो कभी देखना साहब, उसी जैसलमेर दुर्ग के अंदर वहां के राजाओं का एक सिंहासन रखा हुआ है और उस सिंहासन का नाम है मित्रों चांदी का सिंहासन, बिल्कुल। और इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे महल बने। यहाँ का सबसे ऊंचा जो महल वो है मित्रों बादल निवास महल, बादल विलास महल। जिस प्रकार आप देख पा रहे हो ना, ऊंची चोटी कह सकते ऊंची छतरी बनी हुई है साहब इसी बादल विलास में। इसी बादल विलास जो महल है ना, इस महल का निर्माण हुआ था मित्रों 1830 ईस्वी में। 1800 इसी का निर्माण कहते हैं साहब, निर्माण इसका इसी के सामने एक टावर बना हुआ मित्रों, उस टावर का नाम है ताजिया टावर। कौन सा टावर है? ताजिया टावर। तो ताजिया टावर के बिल्कुल सामने कह सकते हो साहब कौन सा निवास है? बादल निवास महल है। इसी प्रकार यहाँ पर जवाहर विलास भी है, और जवाहर विलास आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर जैसलमेर के शासक कहते हैं, नाम था जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह के समय कौन सा महल बना था? जवाहर महल। तो यहाँ बादल महल या बादल विलास कह सकते हो, यहाँ पर जवाहर विलास भी कह सकते हो। और जैसलमेर के जितने भी जो महारावल थे ना, उन महारावलों का अलग अलग निवास स्थान बनता गया। सबसे पहले निवास स्थान तो आपका राजा का महल था, तो जैसल सिंह ने बनाया था। उसके बाद बेरी शाह ने बनाया था बादल विलास महल, ये हो गया निर्माण भाई 830 वाला। उसके बाद जवाहर विलास हो गया जो जवाहर सिंह ने बनाया था। यानी अलग अलग काल में अलग अलग समय में वहाँ के राजा महाराजा ने अपने निवास स्थान के लिए अलग अलग महलों का निर्माण करवाया। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार इसी जैसलमेर दुर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर बना, उस मंदिर का नाम है लक्ष्मीनाथ का मंदिर। कौन सा नाथ का है? लक्ष्मीनाथ। तो मित्रों ध्यान रखना, लक्ष्मीनाथ का मंदिर में लक्ष्मी जी और साथ में विष्णु की प्रतिमा है। अब ये तो मंदिर का मुख्य द्वार है। अब मंदिर के अंदर आपको भाई मूर्ति दिखाए ना, तो ये मुख्य मूर्ति है लक्ष्मीनाथ जी की। तो आप सभी विद्यार्थी घर बैठे बैठे ही जैसलमेर दुर्ग के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो ये समझ लो साहब लक्ष्मी जी की मुख्य मूर्ति है। तो घर बैठे बैठे ही आप लक्ष्मी जी के दर्शन कीजिए, और ये आपका मुख्य द्वार है साहब उसी लक्ष्मीनाथ मंदिर का है। और आगे चलते हैं। वैसे इस लक्ष्मीनाथ मंदिर का कोई निर्माण का कोई पूछे ना, तो इसका निर्माण तो बहुत पहले हो गया था मित्रों 1449 ईस्वी में, यानी 15वीं शताब्दी कह सकते हो, या 1449 ईस्वी में, और 1449। और इसका निर्माण कहते हैं साहब वहां के उस समय के तत्कालीन शासक, नाम सुना तो लूणकरण। कौन से कर्ण है? लूणकर्ण। और ये लूणकर्ण तो बहुत प्रसिद्ध है। वैसे ये 1549 की घटना है, 1549। और आगे एक वर्ष बाद 1550 ईस्वी के अंदर ही आपको ध्यान होना चाहिए भाई लूणकर्ण के समय एक शाखा हुआ था मित्रों, अर्ध शाखा, है ना? हाँ अच्छा सॉरी 1494। हाँ, अब उसी जैसलमेर दुर्ग में कुआं बना, उस कुएं का नाम है जैसलू कुआं। वैसे इस जैसलू कुएं का निर्माण कराया था जैसल सिंह भाटी ने। प्यारे परीक्षार्थियों ध्यान रखना, इसी जैसलमेर किले का निर्माण भी जैसल सिंह भाटी ने करवाया था। तो जैसल सिंह भाटी ने मुख्य भवन कौन से बने वो भी ध्यान रखना। उसी जैसल सिंह भाटी ने भवन बनाया था साहब राजा का महल। उसी जैसल सिंह भाटी के समय एक कहते हैं साहब कुआं बना था जैसलू कुआं। वैसे ये कुआं पहले से बना हुआ था। ऐसी आध्यात्मिक कहानी सुनाई जाती है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक बार चक्कर चलाया था, सुदर्शन चक्र। तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से एक कुएं का निर्माण हुआ, और इस कुएं का वर्तमान नाम हो गया कौन सा कुआं? जैसलू कुआं। और इसी जैसलू कुआं को बाद में जो वर्तमान जो रूप दिया ना, वो रूप दिया था किसने? आपके जैसल सिंह भाटी ने। उमादे और आपको ध्यान होना तो उदय सिंह का ससुराल भी जैसलमेर ही था। आपको अगर उदय सिंह के जीवन के अंतिम समय में उत्तराधिकार विवाद का कुछ याद हो ना, तो उदय सिंह की धर्मपत्नी एक रानी भटियाणी जिसका नाम था धीरबाई। तो धीरबाई और उमादे दोनों बहनें ही थी। तो धीरबाई और उमादे के पिता का नाम था लूणकर्ण, और उसी लूणकर्ण ने, वो हमने थोड़ी देर पहले बताया ना, ये मंदिर बना था लक्ष्मीनाथ का मंदिर बनाया था 1494। बिल्कुल सही क्या। अब ये जैसलू कुआं है, और इसी जैसलू कुएं के बाद जैसे ही आप जैसलमेर दुर्ग से थोड़ा बाहर निकलोगे ना, तो उसी परिसर में कह सकते हो साहब वहां आपको जैसलमेर संग्रहालय भी दिखेगा। कौन सा है? ये राजकीय संग्रहालय है। लेकिन जब जैसे संग्रहालय की बात आती है ना, तो हम आपको बता दें इसी जैसलमेर दुर्ग में
एक राजस्थान का बहुत प्राचीन संग्रहालय बना हुआ था। उस संग्रहालय का नाम था मित्रों जिनभद्र सूरी संग्रहालय। कौन सा था? जिनभद्र सूरी संग्रहालय। और ये वो संग्रहालय है जिस संग्रहालय में कहते हैं साहब राजस्थान का सबसे प्राचीन, बड़े गौर सुनना, राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ रखा था। और वो ग्रंथ रखा था मित्रों लगभग कहते हैं साहब 11वीं शताब्दी में, 1060 ईस्वी में, 1000 है। और उस ग्रंथ का कोई नाम पूछे ना तो नाम याद रखना मित्रों 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिक है सूत्र चूर्णी। तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी नामक जो ग्रंथ था ना, वो ग्रंथ रखा हुआ था मित्रों जिनभद्र सूरी संग्रहालय के अंदर, है ना। इसे जैसलमेर संग्रहालय भी कह सकते हो, इसे कहेंगे जैन संग्रहालय भी कहते हैं। आप कारण क्या, जैन मुनि थे जिनभद्र, तो जिनभद्र सूरी के संग्रहालय का कहते हैं साहब वहाँ एक ग्रंथ रखा हुआ, और ग्रंथ है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। और ये राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है ना। तो सबसे प्राचीन चित्र, बिल्कुल ये दीपक बारूपाल कह रहे हैं सम रोड पर, वहाँ के आप स्थानीय निवासी हो तो आपको तो साहब रोड, गांव, गली, मोहल्ला, हो सकता है आपको खसरा नंबर भी ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको आप लोग साथ ही साथ जानकारी भी दे रहे हैं कि साहब ये सम रोड पर स्थित है। हाँ, ये पूछ रहे हैं बीच में विद्यार्थी के सर लेखक कौन था, कि यार साहू मैं आपको साहित्य के, अगर आप ऑफलाइन मेरे से पढ़े हो ना तो मैं आपको कई बार क्लास में बताता हूँ कि राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो 1060 ईस्वी का है जो जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। लेकिन बात ये कि साहब इस ग्रंथ के बारे में कहीं भी कोई प्रमाणित प्रमाण नहीं है। इस ग्रंथ का भाई लेखक कौन था, इस ग्रंथ का रचयिता कौन था, ये ग्रंथ कौन सी शैली में चित्रित किया गया, इस ग्रंथ के चित्रित होते समय वहाँ के शासक कौन थे, इसके बारे में कोई कहीं जानकारी नहीं है दूर दूर तक। इसीलिए मैं आपको, और गौर से सुना, इसीलिए मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम प्रमाणित चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली का माना जाता है 1260 ईस्वी का। उस समय स्पष्ट विवरण है कि साहब मेवाड़ के महारावल तेज सिंह के काल में चित्रकार कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की क्या की थी रचना। तो प्रथम प्रमाणित चित्रित ग्रंथ पूछे तो मेवाड़ शैली वाला ही बताओगे 1260 का। लेकिन उससे पहले भी कहते हैं साहब एक चित्रित ग्रंथ है जो जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है, लेकिन उस ग्रंथ के बारे में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि साहब इसका रचनाकार कौन था, इनके चित्रकार कौन थे, ये भी कौन सी चित्र शैली में चित्रित हुआ, इसका कहीं प्रमाण नहीं है। और आगे चलते हैं। इसी जैसलमेर दुर्ग को देखकर आप जैसे जैसलमेर से बाहर निकलते हो ना तो वहां आपको एक जैसलमेर वॉर म्यूजियम नजर आएगा। उसे जैसलमेर युद्ध संग्रहालय भी कह सकते हो। तो ये युद्ध संग्रहालय का मेन गेट है और इस मेन गेट के सामने खड़ा जीव जंतु आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, है ना। ये समझ लो वहां से लाइव टेलीकास्ट किया था। वैसे मैं चाहता ना तो पूरे जैसलमेर को अपने चित्रों के माध्यम से मैं पूरी इसकी प्रदर्शनी दिखा सकता था, लेकिन फिर उसमें ये हो जाता आप लोगों को लगता साहब सर अपनी खुद की कोई ऐसी टेली मूवी बना रहे हैं क्या, है ना। इसीलिए बाकी मैं पूरे जैसलमेर की एक एक गली मोहल्ले और एक कह सकते हो साहब जो कैसे संगरी से संगरी गली जहाँ पर पानी पूरी मिलती है ना वो स्थल भी मैं आपको विद फोटो और प्रमाण के साथ बता सकता हूँ। ये फोटो इस डेट को ली हुई है तो वो सारी ही नहीं बताई, लेकिन इस वॉर संग्रहालय के बाहर का जो म्यूजियम का थोड़ा नज़ारा वो मैंने दिखा दिया है। अब ये तो जैसलमेर का युद्ध संग्रहालय है। युद्ध संग्रहालय के साथ ही साथ इस संग्रहालय में रखे हुए जितने भी चित्र है आप देख सकते हो साहब। एक सिपाही है जो भाई राइफल लिए हुए खड़े हैं, यहाँ पर सिपाही के पास 2 सिपाही खड़े हैं अलग अलग तमगे लेकर। यहाँ आप देख सकते हो एक एयरक्राफ्ट भी है, MiG-21 वगैरह कह सकते हो, है ना। उसी प्रकार यहाँ बहुत बड़ा भाई तिरंगा झंडा वो भी लहरा रहा है और यहाँ पर फौजियों का टैंक भी रखा हुआ है ना। तो ये युद्ध संग्रहालय की पूरी कहानी है। वैसे इस जो जैसलमेर युद्ध संग्रहालय ना ये युद्ध संग्रहालय में 1965 ईस्वी की जितने भी जो कह सकते हो साहब जो भाई युद्ध के समय जितने भी जो सैनिक थे, जितने भी जो भाई बड़े बड़े ऑफिसर जो कर्नल जनरल वगैरह थे ना उन सब के यहाँ फोटो चित्र लगा रखे हैं। और साथ ही साथ में 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारतीय सैनिकों ने कौन कौन से शस्त्रों का उपयोग किया या फिर कौन कौन से शस्त्र लिए, कौन कौन से टैंक लगे हुए थे, उन सारे टैंकों का यहाँ प्रदर्शन किया हुआ है ना। बिल्कुल। तो 1965 ईस्वी के जितने भी जो वीर योद्धा है ना उन योद्धाओं की बहादुरी के बारे में कहते हैं साहब पूरा वर्णन मिल जाएगा आपको इसी जैसलमेर संग्रहालय के अंदर।
उसी प्रकार यहाँ जैसे जैसलमेर दुर्ग से बाहर निकलोगे तो वहाँ आपको बहुत सारी हवेलियाँ मिलेगी, और उसमें से एक हवेली मित्रों, उस हवेली का नाम है सालिम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली है? और इस सालिम सिंह की हवेली को कहते हैं साहब 9 खंडों की हवेली भी कहा जाता है। कितने हैं? 9 खंड या 9 खंडों विभाजित कह सकते हो। और ये जो सालिम सिंह की जो हवेली है ना, इस हवेली के बारे में आप देख सकते हो साहब, बड़ी बारीक कारीगरी की हुई है ना। और इस सालिम सिंह हवेली का निर्माण हो गया था 1815 ईस्वी में, और निर्माता वही सालिम सिंह ही है। तो सालिम सिंह ने कहते हैं साहब अपने निवास के लिए एक नहीं बल्कि 6 मंजिला, ये 6 मंजिला इमारत है, ध्यान रखना, 6 मंजिल के एक कह सकते हो साहब बहुत बड़ा महल बना दिया। उसी वहाँ अलग अलग महल बनाए, और महल में कह सकते हो महल का पूरा नाम हवेली हो गया। और यहाँ ये जो बाहर बालकनी देख रहे हो ना, ये ऐसी कह सकते हो साहब 38 बालकनी है। कितनी है? तो 38 बालकनी वाला और 6 मंजिला बड़ा सा भवन है। और इस भवन का निर्माण करवाया था सालिम सिंह ने, और कहते हैं साहब निर्माण करवाया था 1815 ईस्वी में, है ना। बिल्कुल, ये 6 मंजिला। और वैसे हवेलियों के लिए जैसलमेर शहर है ना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी हवेलियां, एक हवेली और मिलेगी आपको, नतमल की हवेली। कौन सी है? और इसी नतमल की हवेली को 7 खंड की हवेली कहा जाता है। 9 खंड की हवेली पूछे तो बताओगे साहब सालिम सिंह की हवेली, है ना। यहाँ कैसे नहीं, सॉरी 7 खंड तो नहीं कह सकते। हाँ, ये जो है ना, इस कह सकते हो साहब, ये जो नतमल की हवेली नतमल की याद बनी थी। यहाँ पर नतमल के कैसे 2 पुत्र, एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था हाथी। तो लालू और हाथी ने दोनों ने मिलकर 1885 ईस्वी में कहते हैं साहब ये हवेली बनाई थी मित्रों। कौन सी है? नतमल की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली है, नतमल बिल्कुल झरोखों का शहर, सही बता रहे हो जितेंद्र। उसी प्रकार यहाँ एक पटुओं की हवेली भी है। कौन सी है? तो ये आपके सामने हवेली, वो हवेली कौन सी है? पटुओं की हवेली। और पटुओं की हवेली तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस हवेली का मूलतः निर्माता था मित्रों, नाम है गुमान चंद पटवा। कौन सा पटवा है? और सबसे पहले हवेली यही बनी थी मित्रों 1805 की, और इसे 7 खंड की हवेली कहा जाता। और ये जो हवेली है ना, ये हवेली मित्रों 5 मंजिल की है। कितने मंजिल की है? तो 5 मंजिला पटुओं की हवेली के नाम से जो हवेली प्रसिद्ध है ना, इस हवेली का निर्माण हुआ था 1805 ईस्वी में। कहते हैं साहब गुमान चंद के 5 पुत्र थे, और 5 पुत्रों के लिए कहते हैं साहब गुमान चंद ने एक नहीं बल्कि कहते हैं साहब 5 मंजिला एक हवेली का निर्माण करवाया, और उसी हवेली का नाम है साहब पटुओं की हवेली। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार ये पटुओं की हवेली का दूसरा दृश्य देख सकते हो। ये तो मैंने आपको मेन गेट बता दिया, है ना, मैन बाहर का नज़ारा। अब ये अंदर का नज़ारा देख सकते हो, ये पटुओं की हवेली का। यहाँ कह सकते हो साहब बिल्कुल घूंघट नुमा और नक्काशी किए हुए, महीन कारीगरी, बारीक कारीगरी किए हुए अलग अलग झरोके भी बने हुए, है ना। ये तो मुख्य द्वार हो गया। अब ये मुख्य मंजिल, यहाँ पर कठपुतली कला भी दिखाई जाती है ना। तो ये अलग से कठपुतली कला भी दिखाई हुई है। यहाँ पर ये एक चेयर लगी हुई, अलग एक रूम बना हुआ है। यहाँ पर बहुत वह कैसे तो साहब चित्रकारी भी हो रखी है, और चित्रकारी विशेषकर राजस्थानी परंपरा अनुसार जो ट्रेडिशनल जितने भी जो बर्तन, जितने भी जो भांडे हैं ना, वो ट्रेडिशनल भांडे दिखाए हुए हैं साहब इसी कह सकते हो साहब इसी पटुओं की हवेली के अंदर, है ना। भाई ट्रेडिशनल वो जो परंपरागत, जिस प्रकार आप भली बात समझते होंगे ना कि जिस समय गांव में भाई महिलाएं जिससे वो बिलोना करती है ना, उस बिलोना में जो जो आइटम काम आते हैं ना, वो सारे आइटम आप यहाँ देख सकते हो साहब, ये सारे सारे रखे हुए हैं, है ना। और पुराने जमाने में आटा पीसने के लिए चक्की नहीं होती थी, गाँव में उसे घट्टी कहा जाता था। कभी सुना नाम घट्टी वगैरह? वैसे मैंने कहा था लगभग हो ग्रामीण परिवेश से ही, लेकिन स्थिति ये कि अब गाँव से क्या थोड़ा शहर आने के बाद आप लोग क्या थोड़ा मॉडर्नाइज हो गए, है ना। अब आपको लग रहा होगा सर व्हाट इज घट्टी। बाकी पुराने जमाने में ध्यान चाकी चक्की वगैरह नहीं होती थी। महिलाएं पुराने जमाने कहते हैं साहब घट्टी से कहते हैं साहब वो गेहूँ वगैरह पीसती थी। तो गेहूँ पीसने वाली ये जो घट्टी का नज़ारा भी यहाँ पर दिखाया हुआ है ना। बिल्कुल, तो गेहूँ पीसने की घट्टियाँ वगैरह पुराने जमाने बिलोने करने के जितने भी आइटम होते थे, नेतना, झेरना, परात वगैरह बोलते। और अमूमन ध्यान रखना पुराने जमाने में बिलोने के समय बर्तन काम में कौन से लेते थे? मिट्टी के बर्तन। तो ये मिट्टी के बर्तनों वाले नज़ारे भी यहाँ दिखाए हुए हैं साहब इसी पटुओं की हवेली में। यहाँ पर बड़े बड़े नगाड़े भी रखे हुए हैं, है ना। तो नगाड़े भी रखे हुए हैं, यानी कह सकते हो साहब पटुओं की हवेली है ना बड़ी भाई पुराने जमाने भली बनी हो। निर्माण 1805 हुआ था, लेकिन गुमान चंद पटवा ने कहते हैं साहब बड़ी बारीक और महीन कारीगरी से अंदर कह सकते हो साहब जैसलमेर चित्र शैली का भी प्रदर्शन किया गया साथ ही साथ। हाँ,
और आगे चलते हैं। यहाँ जैसे ही आप जैसलमेर दुर्ग के से बाहर निकलोगे ना, उस समय आपको टावर दिखेगा। और टावर कौन सा मित्रों? ताजिया टावर। कौन सा है? ये बड़ा सा टावर देख सकते हो, स्तंभ देख सकते हो। तो ये तो स्तंभ का पूरा नज़ारा जो बाहर से दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। ये अंदर से नज़ारा है। और इसका निर्माण 1886 ईस्वी में कह सकते हो साहब। यहाँ जैसलमेर के शासक हुए थे, नाम था बेरी साल सिंह। बेरी साल सिंह ने एक ताजिया टावर नामक ऊंचा सा महल बनाया था। और ये महल बनाया था साहब, कहते हैं साहब, इन्होंने अपने स्थानीय भाई कह सकते हो कई बार भाई इनके परिवार या फिर इनका पूरी जो फैमिली वगैरह थी ना, वो निवास स्थान के लिए कहते हैं साहब इस टावर का कहते हैं साहब निर्माण करवाया था। तो ये ऊंची सी मीनार है। जिस प्रकार आपने कल परसों जयपुर में पढ़ा था ना, एक साहब मीनार थी आपके ईसरलाट, जिसे कहते हैं सरगासूली। तो जिस प्रकार जयपुर में ईसरलाट है ना, उसी प्रकार कह सकते हो जैसलमेर में ताजिया टावर है। अब ये है तो ऊंची सी मीनार है, लेकिन इस मीनार में ध्यान रखना यहाँ महल भी बने हुए हैं, तो रहने का भी निवास स्थान है। तो पुराने जमाने में रानी महारानियों के रहने के लिए और फैमिली के रहने के लिए कहते हैं साहब बड़ा सा टावर बना दिया था। और इस मीनार में कहते हैं साहब भाई ये इसमें ज़्यादातर मुगल कारीगरी कर रखी है ना। तो ये कह सकते हो साहब कौन सी शैली बना है? तो मुगल शैली में निर्मित हो रखा है ना। और कई बार मुहर्रम के महीने में ताजी की सवारी भी निकलती थी इसी भाई ताजिया टावर से, इसलिए इसका नाम ही ताजिया टावर है। समझ रहे हो भाई? निर्माण हुआ था कह सकते हो साहब मुगल शैली में। निर्माण करवाने वाले मुस्लिम कह सकते हो साहब वास्तुकार थे। इसी वजह से उनकी याद में आज भी कहते हैं साहब जैसलमेर में जो ताजी की सवारी निकलती है ना, वो कहाँ से निकलती है? इसी ताजिया टावर से। इसीलिए इसका नाम ही ताजिया टावर है, ढंग से आपने पढ़ा हो तो, है ना। मुगल शैली में होने की वजह इसका नाम हो गया ताजिया टावर। और आगे चलते हैं। यहाँ जैसलमेर के जितने भी शासक है, जितने भी महारावल है ना, उन सभी महारावलों की क्या बनी है? छतरी। और वो छतरी कहलाती है मित्रों बड़ा बाग। जैसे ही जैसलमेर शहर से आप बाहर निकलोगे, जैसे ही आप तनोट माता के मंदिर की तरफ जाओगे ना, तो मंदिर की तरफ जाने से पहले आप देखना साहब जैसलमेर से बाहर निकलते ही राइट साइड में आपको बहुत सारी छतरियां दिखेगी, है ना। और वो छतरियां कौन सी है? आपके भाटियों की छतरियां, भाटी राजवंश की छतरी है ये, है ना। तो पूछ ले साहब कि साहब जैसलमेर के भाटियों की छतरी के लिए तो बता देना साहब बड़ा बाग है। अब ये छतरी कब से कब तक है? इस 1688 से लेकर 1743 के बीच यहाँ कहते हैं साहब इन छतरी अलग अलग प्रकार निर्माण होता गया। तो यहाँ के पुराने जो भाटी राजवंश थे उनकी भी छतरियां बनी हुई है ना। और 1743 भाई पहली जो छतरी बनाई थी ना, ये जय सिंह द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? जय सिंह द्वारा। तो जय सिंह के द्वारा 1688 लेकर 1743 तक अपने पूर्वजों की कह सकते हो साहब छतरियां बनाई गई थी। और उसके बाद 1743 ईस्वी में इनके पुत्र का नाम था लूणकर्ण। कौन से कर्ण है? लूणकर्ण। और आगे जाकर कहते हैं साहब उस लूणकर्ण ने भी जय सिंह की क्या बनाई थी? छतरी। हाँ जी, 1743 ईस्वी में। तो ये भाटी राज छतरियाँ अलग अलग छतरियाँ मैंने आपको दिखा दी। ये छतरियों का नज़ारा देख सकते हो। ये भी छतरी है, यहाँ भी छतरी है, यानी इनके स्मारक कह सकते हो साहब, है ना। बड़े मियाँ की छतरियाँ कहाँ से आ गई? हाँ, अब जैसे ही आप जैसलमेर से बाहर निकलोगे ना और सम ड्यून्स की तरफ जाओगे, यानी सम के दौरों की तरफ आप जाओगे ना, तो जैसलमेर से बाहर निकलते ले वैसे ध्यान रखना जैसलमेर में जैसे दर्शनीय स्थलों की बात आती है ना, तो दो जैसलमेर शहर से बाहर निकलते दो बड़े दर्शनीय स्थल है। एक तो कौन सी? तनोट माता का मंदिर। एक कौन सा? सम दौरों वाला। तो सब जो तनोट माता वाला मंदिर है ना, वो रास्ता अलग है। और सम के अगर आप सम डेजर्ट है ना, तो सम डेजर्ट की तरफ आप जाओगे वो रास्ता अलग है। तो ये कह सकते हो साहब अगर आपको तनोट माता के मंदिर की तरफ जाना है तो आपको बड़े बाग की छतरियों से होते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सम देखने जाना है तो आपको कहाँ से गुजरना पड़ेगा? कुलधरा। और आप भली बात ही समझते हैं, ये कुलधरा जो गांव बसा था ना, ये लगभग कहते हैं साहब 13वीं शताब्दी में ये पूरा गांव उजड़ गया था। किसी जमाने में बड़ा ही आबाद गांव था। ये ऐसा गांव है, फिलहाल इस गांव में कोई भी मानव निवास करता नहीं है, इसलिए इसका आजकल इसका नाम भूतिया गाँव भी हो गया। इस गाँव के जो मूल थे, जो निवासी थे ना, वो थे पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण थे? पालीवाल ब्राह्मण थे। कहते हैं साहब यहाँ इनका एक सामंत हुआ था, जैसलमेर के शासकों का नाम था सालिम सिंह।
और उसी सालिम सिंह ने कह सकते साहब एक बार पालीवाल ब्राह्मण कन्या से विवाह करने के लिए कहते हैं प्रस्ताव रखा। तो उस समय कहते हैं साहब जब ब्राह्मणों ने सालिम सिंह के साथ विवाह करवाने से इनकार किया ना, उस समय कहते हैं साहब सालिम सिंह ने धमकी दी कि साहब अगर आप विधिवत रूप से हमारे साथ विवाह करवा देते तो ठीक है, वरना हम जबरन इस पालीवाल कन्या के साथ में क्या करेंगे, विवाह। तो उसी समय कहते हैं साहब सामंतों के डर की वजह से, सरदारों के डर की वजह से, उनकी खौफ की वजह से कहते हैं साहब आधी रात में लगभग कहते हैं साहब यहाँ 1000 के घर बसे हुए थे। तो लगभग कहते हैं साहब 700 800 1000 जो घर थे ना, वो हजारों के हजारों घर के जो पालीवाल ब्राह्मण थे उन्होंने एक ही रात में पूरे गांव को ही खाली कर दिया था साहब। तो कहते हैं साहब उस घटना के बाद पूरा गांव वीरान हो गया, पूरा सुनसान हो गया। यानी किसी जमाने में आबाद था, लेकिन अब ये आबाद नहीं साहब, पूर्ण रूप से कह सकते हो साहब वीरान हो चुका है। और इसी वीरान को अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने हाथ में ले लिया। तो अब इसका पूरा जो काम देख रेख करता है वो करता है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, है ना। बिल्कुल 84 गांव थे सर, ये बता रहे हैं वहाँ के स्थानीय निवासी होंगे। तो जो भी है 13वीं शताब्दी में यहाँ पर सबसे प्रमुख कहते हैं साहब कुलधरा और खवा जैसलमेर के दक्षिण भाई लगभग 2 गांव थे, एक तो कुलधरा था और एक दूसरा गांव खवा था, जहाँ दोनों जगह ये पालीवाल ब्राह्मण ही निवास करते थे, है ना। और उस समय यानी आप कह सकते हो 13वीं शताब्दी उजड़ा था। तो हो सकता है साहब ये तो उससे बहुत पहले भाई बहुत कई वर्ष पहले बना हुआ था, है ना। तो ये कह सकते हो साहब मतलब आज से लगभग 1000 1200 1300 वर्ष पहले बसा हुआ गाँव, आज भी अगर आप इस गाँव को देखने जाते हो ना तो यूं लगता है साहब यहाँ कुछ ही वर्ष पहले लोग यहाँ निवास करते ही थे। अब मैं नज़ारा दिखा सकता हूँ, ये यहाँ का आप जैसे प्रवेश करोगे यहाँ लिखा हुआ साहब कुलधरा भाई हेरिटेज रिसोर्ट वगैरह है। ये कुलधरा के अंदर आप देख सकते हो साहब पूरे जो भवन है ना, वो भवन पूरे उजड़े हुए है ना, सब के सब ये देख सकते हो साहब यहाँ उजड़े हुए भवन। लेकिन उसी कुलधरा में 2 ऐसे भवन बने हुए जो आज भी सुरक्षित है, यानी आज भी कहते हैं साहब वो आबाद दृष्टि में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल कुलधरा और खावा 2 गांव थे। तो ये मतलब पूरा गांव उजड़ गया साहब, लेकिन इस गांव के बीच में कहते हैं साहब 2 ऐसे भवन बने हुए हैं जो बिल्कुल भी जर्जर नहीं है। आज भी कह सकते हो साहब यूं लगता है कि इनका निर्माण अभी तुरंत प्रभाव से ही हुआ है ना। उसी प्रकार यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है और विशेष अगर इसी कुलधरा गांव में कुआं भी बना हुआ है ना। और कहते हैं साहब उसी कुएं से वो कहानी प्रारंभ हुई थी कि सालिम सिंह कहते हैं साहब कुएं पर आया और कुएं पर कहते हैं साहब पालीवाल कन्या जब वो पानी लेने गई ना, तो उस समय कहते हैं साहब उसी कन्या को देखकर मोहित कौन हो गया, वो सामंत, वो सरदार कह सकते हो। और सरदार ने इच्छा जाहिर की साहब विवाह करने की। जब पालीवाल ब्राह्मणों ने उस कन्या को विवाह करवाने से इनकार किया तो कहते हैं साहब धमकी भरे संदेश मिले और परेशान होकर कहते हैं साहब पालीवाल ब्राह्मणों ने आज से लगभग कहते हैं साहब 800-900 वर्ष पहले इस गांव को छोड़ दिया। तो जो गांव किसी जमाने आबाद था आज वो वीरान हो गया। बिल्कुल कालो फिल्म भी बन चुकी है, बिल्कुल इस पर मूवी वगैरह बन चुकी है। और फिलहाल की बात कर रहे हैं वर्ष 2020 की, अपने हिंदुस्तान के माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद साहब भी यहाँ पर आकर गए थे, है ना। पिछले भाई कैसे साथ 31 की बात थी, उस समय हम भी भाई वहीं थे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे ना, उस समय वहाँ तो बहुत ज़्यादा सजावट वगैरह हो रखी थी। तो हमने देखा साहब आज से मतलब भाई 2 साल पहले कुलधरा और देखा हुआ था, हम बड़े अचंभित टाइप हो गए थे कि साहब आज से 2 वर्ष पहले देखा तो कुलधरा गाँव तो बहुत वीरान लग रहा था। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय आए तो जाहिर सी बात उनके तो भाई स्वागत है ना भाई रेड कॉर्पोरेट वगैरह सारा बिछा हुआ था। तो सबको मामला बड़ा यूँ सारा चेंज बदला सा लग रहा था। तो जैसे हमने जानकारी ली तो पता लगा साहब आज राष्ट्रपति महोदय आने वाले हैं, इसी वजह से रेड कॉर्पोरेट वगैरह बिछाया हुआ है और सारा इसको पूरा साज सजा करके इसको तैयार किया गया है। कारण के दर्शन करने आ रहे हैं साहब कोविंद साहब। बाकी वो तो हमें बाद में पता लगा, लेकिन उससे पहले हम बड़े यूँ अचंभित हो गए थे और मन में अलग ही खुशी महसूस हो रही थी कि आज क्या बात है साहब हमारे आगमन की खुशी में रेड कॉर्पोरेट वगैरह बिछाए हुए हैं, है ना। लेकिन फिर पता चला कि साहब ये भ्रांति है, ये रेड कॉर्पोरेट वगैरह है, किसी और के चक्कर बिछाए हुए हैं, है ना। तो ये ऐसी कालीन वगैरह बिछा रखी थी। तो इसे तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की महान हस्तियों ने भी भ्रमण कर रखा साहब इसी कुलधरा गांव का। तो ये कुलधरा गांव जो भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। और आगे चलते हैं। अब जैसे आपने कुलधरा देख लिया ना, उसके बाद सीधे आगे चले जाओ और आपको दिख जाएगा साहब सम डेजर्ट। ये एक ऐसा रेगिस्तानी इलाका है कि जहाँ पर आपको कहीं भी दूर दूर तक कोई वनस्पति नजर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं साहब ये यहाँ देखो।
छोरे छोरियों कितना मजा आएगा। हाँ लोग देखो साहब के मतलब सर भी कितने भरम में जी रहे हैं साहब। आपके लिए भी क्या रेड कॉर्पोरेट वगैरह किसी ने बिछाए होंगे? कोई नहीं, हमारा कोई भ्रम नहीं था। हमें तो स्पष्ट पता था कि हमारे स्वागत ऐसा कोई कुछ भी होने वाला नहीं था। लेकिन मन में होता नहीं कि साहब भाई आज से 2 वर्ष पहले जहाँ पर गए हुए थे, ठीक है ना, बड़े बड़े से पत्थर थे, मतलब यूँ पत्थरों को मतलब वो दीवारों को फांद कर जाना, और दूसरी बार जब आप जाओ तो बड़ा यूँ दरवाज़ा एकदम से खुला है ना, और स्वागत के लिए मतलब वो आगे बड़ी यूँ सेनाएँ बज रही हो, बड़ी यूँ सुरनाएँ बज रही हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, तो बड़ा यूँ मतलब एक अलग ही एक होता है ना कि भाई यूँ बड़ा रोचकतापूर्ण माहौल हो जाता है ना। तो वो एक पूरा मतलब उसके पूरा विपरीत कह सकते हो। एक पल समय ऐसा कि साहब आप किसी स्थल को देखने के लिए दीवारें फांद कर जा रहे हो, और एक समय ऐसा कि आप जिस स्थल को देखने जा रहे हो उसी 2 ही वर्ष बाद उस स्थल को देखने जा रहे हो, तो आपके लिए साहब मतलब यूँ बड़े रेड भाई वो जो रेड कॉर्पोरेट वगैरह बिछा हुआ हो, बड़ी यूँ सेनाएँ बज रही हो, नगाड़े वगैरह बज रहे हो, है ना, बड़ी यूँ कालबेलिया नृत्य वगैरह होता हो ना, तो यूँ नज़ारा कुछ अलग ही होता है। हाँ, तो इधर आ जाते हैं, अब सम दौरे देख लेते हैं। तो ये सम ड्यून्स कह सकते हो। और यहाँ आप जैसे वैसे आप में से कई विद्यार्थी गए होंगे, यहाँ इन्हीं समदौरों के सामने अलग अलग आप कह सकते हो साहब झोंपड़ी नुमा होटल्स वगैरह बनी हुई होती है, और यहाँ पर कह सकते हो साहब कालबेलिया नृत्य वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक लंगा और मांगणियार है। वैसे हम आपको बता दें लंगा और मांगणियार, लंगा और मांगणियार जो गायक कलाकार है ना, वो सर्वाधिक मित्रों कहाँ पर आपको मिलेंगे? इसी जैसलमेर में। और साथ ही साथ जैसलमेर मांड गायकी के लिए भी प्रसिद्ध हुआ है ना। तो जैसलमेर की मांड गायकी भी प्रसिद्ध है, लंगा और मांगणियार है, और साथ ही साथ यहाँ पर कालबेलिया भी मिलेंगे आपको, है ना। तो कालबेलिया नृत्य और नृत्यांगना सर्वाधिक आपको कहाँ पर मिलेगी? इन्हीं सम के दौरों पर। तो ये वहाँ का बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल के रूप में उभर कर आ गया साहब। सम बोले तो कौन सा मेर? जैसलमेर। जिस प्रकार लोग मतलब ईयर एंड में, है ना, 31 को जितनी भीड़ भाड़ भाई पर्यटकों की भाई बड़े बड़े स्थलों पर होती है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं साहब रेतीले दौरों के अंदर इतना बड़ा पर्यटक स्थल उभर कर आ गया साहब। जैसे भाई सम बोले तो जैसलमेर। और यहाँ पर आप जरूर नहीं है साहब केवल देसी पर्यटक, बहुत सारे देसी और विदेशी पर्यटक है ना, वो सारे सारे आपको नजर आएंगे साहब इन्हीं जैसलमेर के दौरों पर, है ना। बिना वनस्पतिहीन क्षेत्र, मगेश जाकर सही कह रहे हो। और ये इसी सम ड्यून्स को देख लें, उसके बाद हम आपको किला दिखा देते हैं, पोखरण का किला। इसी जैसलमेर में 2 विधानसभा क्षेत्र, एक तो जैसलमेर देख लिया और दूसरा कौन सा देख लिया आपने भाई पोखरण वाला। तो ये जैसलमेर का सबसे दूसरा आबाद जो शहर है ना, वो मित्रों कौन सा? पोखरण वाला है ना। ये पोखरण का आपको मैप के जरिए चित्र दिखा दिया गया। अब आपको नजदीक से दिखाएं तो ये पोखरण का किला है, और ये पोखरण का किला मित्रों लाल पत्थरों से बना हुआ है। वैसे जैसलमेर का किला बना पीले पत्थरों से, है ना, उसी प्रकार इसका पूरा विपरीत है। और ये कहते हैं साहब निर्माण वासा लाल पत्थरों से, और इसका निर्माण करवाया था अपने मारवाड़ यानी जोधपुर के महाराजा मित्रों मालदेव ने। कौन से देव ने? मालदेव ने। और मालदेव ने निर्माण करवाया था 1550 ईस्वी में। तो बड़े गौर से सुनना और समझना कि पोखरण वर्तमान है तो जैसलमेर के अंदर, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि उस समय पोखरण जैसलमेर में नहीं हो गया, पोखरण कहाँ था मित्रों? जोधपुर रियासत के अंदर। तो मित्रों ये पोखरण का किला, तो पोखरण पहले था सा मारवाड़ के राठौड़ों के अधीन, लेकिन बाद में कहते हैं सा ईश्वर अधिकार किनका हो गया था? भाटियों का। और भाटी कहाँ के थे? जैसलमेर। तो वर्तमान जो आप पोखरण जैसलमेर देख रहे हो ना, ये पहले किसी जमाने में जोधपुर रियासत का ही भाग था। और इसी पोखरण के कहते हैं साहब किले का निर्माण मालदेव ने करवाया। लाल पत्थरों से बना हुआ किला है, और वर्तमान ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है। तो इसे भी और इससे भाई इस दुर्ग से थोड़ा सा दूर जाओगे ना, तो दूर ऊंची पहाड़ी पर आपको यहाँ के स्थानीय जो ठाकुर थे ना, सामंत थे ना, उन सामंतों की बहुत सारी छतरियाँ भी बनी मिलेगी आपको। हाँ, और आगे चलते हैं। उसी प्रकार जैसलमेर जैसे ही आपका नाम आता है ना, उस समय आपके महोत्सव याद रखना मित्रों, मरु महोत्सव, है ना। तो ये मरु महोत्सव होता है मित्रों लगभग आपके महीना रहेगा कौन सा? फरवरी महीना, है ना, या फिर कह सकते हो जनवरी एंड। तो जनवरी के अंत में और फरवरी के प्रारंभ में होता है मरु महोत्सव। वैसे आपको मैंने आपको बहुत पहले कह रखा था कि आपको महोत्सव के बारे में विशेषकर ध्यान रखना है कि कौन सा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। कई बार होता है क्या क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में मनाए जाने वाले महोत्सव क्रमशः है, तो उस क्रम में ध्यान रखना है कि भाई ये मरु महोत्सव कहाँ का? जैसलमेर का है, मारवाड़ कहाँ का? जोधपुर का है,
थार कहाँ का है, थार महोत्सव कहाँ का साहब, बाड़मेर का है ना, अलग अलग महोत्सव है। ऊंट महोत्सव हमने बीकानेर देखा था, है ना। तो उसी प्रकार ध्यान रखना, ये जो मरु महोत्सव है ना, ये जनवरी एंड में और फरवरी फर्स्ट वीक में होता है साहब। और इसी मरु महोत्सव के समय वहाँ पर भांति भांति प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, घुड़ दौड़ भी होती है, ऊंट दौड़ भी होती है, और विशेषकर वहाँ कहते हैं साहब 2021। इसी प्रकार इसी जैसलमेर में पोखरण कस्बे में आपको एक मंदिर दिख जाएगा, याद करो साहब, देवादिदेव रामदेव। आप भली बात ही समझते हैं, आप अब से नहीं, जब से आपने होश संभाला है ना, अगर कोई इस मारवाड़ क्षेत्र के लोग हैं ना, चाहे आप पढ़े ले भाई, आपने चाहे विद्युत रूप से अपने पाठ्य पुस्तक में बाबा रामदेव बारे नहीं भी पढ़ा होना, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में आपने बाबा रामदेव को अच्छे से पढ़ रखा है और अच्छे से आपने समझ भी रखा है। याद करो साहब, बचपन से ही जब भाद्रपद महीना होता, जब भादवे का महीना होता ना, उस समय अक्सर कहते हैं साहब, हमारे इधर मारवाड़ के सर्वाधिक लोग जाते हैं साहब कौन से मंदिर में, बाबा रामदेव मंदिर में। और बाबा रामदेव का मंदिर बना हुआ साहब, उस गांव का नाम है रुणेचा गांव। कौन सा गांव है? रुणेचा। और रुणेचा वर्तमान कहाँ है? पोखरण में। और पोखरण वर्तमान कहाँ है? जैसलमेर। और हम आपको बता दें, बाबा रामदेव का जो मंदिर है ना, मंदिर का मित्रों रुणेचा, यानी ये इनकी कर्म स्थली है। बाकी बाबा रामदेव का जन्म आप भली बात समझते हो उंडू कश्मीर में। तो मित्रों इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। अब रामदेव जी का थोड़ा सा मैं आपको परिचय भी दे देता हूँ, इन्हीं रामदेव जी बारे कहा जाता है, वैसे आप भली बात समझते लेकिन फिर भी बता देता हूँ। रामदेव जी का जन्म तो हुआ उंडू कश्मीर में। जन्म कहाँ हुआ है? उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर कहाँ साहब? शिव कहाँ साहब? बाड़मेर में। जिस समय हमने आपको बाड़मेर के जिला दर्शन करवाए थे ना, उस समय हमने आपको बताया था कि उंडू कश्मीर है ना, ये रामदेव जी की जन्म स्थली है। लेकिन रामदेव जी की कर्म स्थली कौन सी मित्रों? ये रुणेचा है। और रुणेचा वर्तमान कहाँ है? पोखरण में है। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। पूज्य साहब मेला, तो मेला लगता है मित्रों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। तो भाद्र शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक कहते हैं साहब ये भाई मेला लगेगा। और ये मेला जहाँ लगता है ना, तो यहाँ पर बाबा रामदेव का समाधि स्थल है। ये आप छोटे से देख सकते हो साहब, ये जो फोटो लगा रखा है ना, इसमें बाबा रामदेव जी की समाधि है। तो ये समझ लो कि साहब ये जो पोखरण जो क्षेत्र है ना, ये बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल है ना। इसी समाधि स्थल पर और पिक्चर देखना, ये तो बाबा रामदेव की समाधि है। और बाबा रामदेव के मंदिर के सामने एक मंदिर बना मित्रों, डालीबाई का मंदिर। आप याद करो, मेघवाल जाति की लड़की डालीबाई को अपनी मुंह बोली बहन, यानी धर्म की बहन किसने बनाया था? बाबा रामदेव ने। तो सामने डालीबाई का मंदिर है और मंदिर के बाहर एक बड़ा सा कंगन भी लगा हुआ है। ये फोटो गौर से देखना साहब, इस कंगन की विशेषता याद करो साहब, आप भी भली भांति भाई आपके जैन में होगा कि साहब यहाँ डालीबाई के मंदिर के कंगन की एक विशेषता है। विशेषता ये कि अगर कोई श्रद्धालु, अगर कोई भक्तगण अपनी मनोकामना मांगने के लिए, अगर कहते हैं साहब मनोकामना मांगने के लिए अगर इस कंगन से आर से पार हो जाए ना, तो कहते हैं साहब उस श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना। कई बार तो क्या आप में से अगर कोई विद्यार्थी रुणेचा इस मंदिर में गया हो ना, तो अवश्य करके, हो सकता सा अब तो आप लोग कोई से लोग ज़्यादा फैटी हो गए तो भाई निकलना इसमें से थोड़ा सा दुबर होगा। बाकी याद करो साहब, बचपन में आप अगर नहीं निकलते तो घर वाले जबरन आपको इस चूड़ी या ये कंगन है ना, इस कंगन से आर से पार करवाते थे। यानी कहने का तात्पर्य कि साहब इसी डालीबाई के मंदिर से बना हुआ कंगन है। तो कहते हैं साहब इस कंगन से अगर कोई व्यक्ति आर से पार हो जाता है तो उसकी मनोकामना क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। यानी आप सभी फिलहाल बेरोजगार हो, कौन सा हो? अगर बेरोजगार विद्यार्थी इधर से बेरोजगार है और ये मनोकामना मांग ले कि वर्ष 2021-22 में डालीबाई जी मुझे कोई न कोई रोजगार मिल जाए, तो इधर तो बेरोजगार हो और डालीबाई के कंगन से अगर सच्ची श्रद्धा से बाहर निकल जाओगे ना, तो 2021-22 में आप कौन से गार बन जाओगे? रोजगार बन जाओगे। तो बेरोजगारी से रोजगार तक पहुंचना होना, तो ऐसी धारणा डालीबाई के उस कंगन से आर से पार हो जाओ। हाँ, ये सारी आध्यात्मिक भाई धारणा है, विश्वास है। और आप भली भांति समझते हैं कि साहब धर्म केवल किस पर टिका हुआ? साहब विश्वास पर टिका हुआ। तो ये हमारी आस्था है कि साहब अगर हम सच्चे मन से, अगर हम सच्ची श्रद्धा से अगर इस कंगन से आर से पार हो जाएं,
है ना। तो बेरोजगारी से हम कौन से कार्य की तरफ जा सकते हैं, रोजगार की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल इजादेव सिंह करे बाबू भली करे। अब उसी प्रकार बाबा रामदेव मंदिर के निकट ही एक बड़ी सी बावड़ी बनी हुई है और इसी बावड़ी का नाम है भैरव बावड़ी। कौन सी बावड़ी है, भैरव बावड़ी। और इसे ध्यान रखना परचा बावड़ी भी कहा जाता है। कौन सी बावड़ी है, तो इसे भैरव बावड़ी, इसे परचा बावड़ी। और आप भली बात ये समझते हैं कि साहब बाबा रामदेव ने एक राक्षस का वध किया था, उस राक्षस का नाम ही क्या था, भैरव राक्षस। कौन राक्षस था, अब भैरव राक्षस का वध किया था। लेकिन भैरव भी ध्यान रखना मित्रों नरभक्षी था, यानी जिंदा मानव को खा लेता। वो कौन था साहब, भैरव था। अब अनुमान लगो साहब, जो व्यक्ति दिन में सुबह और शाम दो कह सकते साहब जिंदा व्यक्तियों का भक्षण कर लेता, यानी सुबह और शाम डाइट में कहते हैं साहब जो दो इंसानों को खा जाता ना, अब उस इंसान का वध हो रहा है ना, तो उस समय कहते हैं साहब मरते हुए भैरव ने रामदेव जी के साथ अपनी एक अंतिम इच्छा जाहिर की कि देवादिदेव रामदेव जी आपके हाथों से मर तो रहे हैं, हमारा वध तो हो रहा है, लेकिन हमारी एक अंतिम इच्छा है कि साहब हमारे मरने के बाद एक ऐसी हमारे भाई पानी की बावड़ी भी होनी चाहिए। और हमारी इच्छा है कि साहब 1 वर्ष में जिस दिन रामदेव जी आपके मंदिर में 1 लाख भगत इकट्ठे होना, उस दिन 1 मानव की क्या लूंगा, बलि लूंगा, यानी 1 मानव की बलि होनी चाहिए साहब इसी भैरव बावड़ी के अंदर। ऐसी धार्मिक कथाएं, साधंत कथाएं बता रहा हूं मैं। अब कहते हैं साहब भैरव ने जब वो वरदान मांगा उसी समय तथास्तु किसने कह दिया, रामदेव जी ने। अब ऐसी कहानी है कि जिस दिन रामदेव जिस दिन रुणेचा में 1 लाख व्यक्ति 1 लाख जो भगत इकट्ठे होते हैं ना, उस दिन कहते हैं साहब इसी बावड़ी में एक आधो मानव की क्या हो जाती है, बलि हो जाती है। तो बलि का तात्पर्य ये लिया जाता है कि यहाँ पर कहते हैं साहब भैरव ने अंतिम रूप से अपना कैसे साहब एक वरदान किससे मांगा था, बाबा रामदेव से। तो कहते हैं साहब उसी वरदान की वजह से आज भी 1 लाख लोग इकट्ठे होने पर ऐसा होता। अब होता या नहीं होता ये तो बात बाबा रामदेव और भैरव जी के साथ ही चलेगी, है ना। लेकिन ऐसी कहीं कहीं अपन दंत कथाएं सुनते हैं साहब बड़े बुजुर्गों से, तो ये होता नहीं होता ये तो साहब प्रैक्टिकल करने पर सब जब 1 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो और उस दिन रिस्क लेकर हम जाए साहब आज 1 लाख है और हम आज 1 लाख 1 व्यक्ति है, 1 लाख और 1 व्यक्ति है, तो ऑन रिस्क जाकर देखे तो पता चले। बाकी ऐसी ऐसी कहीं कहीं धारणाएं मिलती है। और वैसे हो सकता है कि पुराने जमाने जो टूबर जो छोटे टिंगर थे ना, जब जैसे मेले जाने की जब जिद करते ना, उस समय घर वाले भी डराते थे। कदे रामदेव मेले में एक ऐसा रामदेव जी का भैरव को दिया गया वरदान है, वरदान ये कि जिस दिन 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं उस दिन 1 मानव की भैरव क्या लेता, बलि लेता है। तो घरवाड़े चुपके से कहते हैं आज 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो हो सकता है साहब उस समय छोटे छोटे बालकों को डराने की दृष्टि से ये कहते होंगे, लेकिन जो भी था जैसा भी था इसका वैज्ञानिक कारण तो हमें भी नहीं पता। लेकिन ऐसी कहीं कहीं कहते हैं साहब दंत कथाएं सुनने को मिलती है इसी बावड़ी के बारे में। जब बावड़ी का नाम आ ही गया तो इन्हीं रामदेव जी के समय कहते हैं साहब भयंकर वाला अकाल भी पड़ा था। तो अकाल राहतकारी हेतु रामदेव जी ने एक पानी का तालाब बनाया और उस तालाब का आज भी नाम है साहब राम सरोवर। कौन सरोवर है, तो राम सरोवर का निर्माण कराया था बाबा रामदेव ने। लेकिन इस राम सरोवर को जो वर्तमान स्वरूप दिया ना, वो दिया था बीकानेर के महाराजा, नाम है मित्रों गंगा सिंह। कौन सिंह है, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने कहते हैं साहब वर्तमान स्वरूप दिया था इसी राम सरोवर को। ये पानी का बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। अगर कोई रामदेव जी के मंदिर में गया हो तो रामदेव जी के मंदिर के बाएं तरफ तो बनी हुई है साहब भैरव बावड़ी और दाएं तरफ बना हुआ साहब कौन सा सरोवर, राम सरोवर। और ऐसी भी धारणा है कि साहब इसी राम सरोवर के तालाब में कैसा पानी यानी जल की वजह से कहते हैं साहब कई प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो चर्म रोगों का निवारण भी होता है इसी भाई राम सरोवर के अंदर। एक पानी का बहुत बड़ा तालाब बना हुआ ये समझ लो। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार इसी रामदेव मेले में नृत्य होता है 13 ताली। अब कई बार विद्यार्थी कहते हैं साहब ये 13 ताली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि साहब 13 मंजीरे बांधकर, कितने हैं 13 मंजीरे बांधकर जो नृत्य करती है नृत्यांगना। और नृत्यांगना अमूमन होती है कौन सी, कामड़िया जाति की। कौन जाति की, तो कामड़िया जाति की महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करते हो। कौन सी ताली, 13 ताली है। तो कई विद्यार्थी बड़े जिज्ञासु प्रवर्तिक होते हैं कि साहब ये मंजीरे क्या होते हैं, तो मैं कह देता हूँ साहब धातु के बने होते हैं जिन्हें घन कहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं साहब कैसे होते हैं। तो उन विद्यार्थियों जिज्ञासा शांत करने के लिए आज मैंने इस महिला यानी इस नृत्यांगना के साथ में ये मंजीरे भी दिखाए हैं। तो ये मंजीरे देख सकते हो साहब, है ना। ये यहाँ 5 मंजीरे यहाँ रहेंगे, है ना। इधर कह सकते हो साहब ये 4 मंजीरे यहाँ रहेंगे,
है ना, तो भुजाओं पर होते हैं अलग अलग, है ना। तो 9 तो भाई 5 इस पैर में होते हैं, 4 इस पैर, 5 और 4 9 हो गए, और 4 4 कैसे होते हैं, हाथों में होते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं भाई 5 4 9 और 4 होते हैं हाथ में, तो 13 मंजिले होते हैं सब कुल मिला के, है ना। तो ये मंजिलों की आकृति आप लोग देख सकते हो, भुजा पर भी बांधेंगे और साथ ही साथ में कहते हैं साहब पैर पर भी बांधेंगे। तो 5 6 मंजिले यहाँ बांध दिए, 3 4 मंजिल इधर बांध दिए, 3 4 इधर बांध दिए, तो 13 मंजिले बांध कर नृत्य होता है 13 ताली। और नृत्य होता है बाबा रामदेव के मेले में, और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। बड़े गौर से सुनना, 13 ताली नृत्य किसी जमाने में था तो धार्मिक है, लेकिन कहते हैं साहब आज के लिए नृत्य कैसा बन गया, व्यवसायिक नृत्य बन गया, है ना। वैसे ये नृत्य सर्वाधिक होता रामदेव के मेले में, लेकिन इस नृत्य का उद्गम स्थल है वो है मित्रों पादरला गांव। और पादरला गांव वर्तमान कहाँ है, पाली के अंदर। पादरला कहाँ है, पाली के अंदर। तो ये 13 ताली नृत्य है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। इस नृत्य में आप देख सकते हो पीछे पुरुष भी है, नृत्य महिलाएं करेगी, लेकिन इसमें पुरुष बैठे बैठे तंदूरा बजाएगा, है ना। ये देख सकते हो साहब, ये तंदूरे क्या करती है, तो कहते हैं साहब महिलाएं तो नाचती है और पुरुष बैठे बैठे साहब तंदूरे बजाते हैं। हाँ जी, और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ देवी का मंदिर बना मित्रों, नाम है स्वांग्या माता। और आप भली बात ही समझते हैं कि स्वांग्या माता है भाटी राजवंश की कुल देवी, भाटी राजवंश की कुल देवी। तो भाटियों की कुल देवी नाम है स्वांग्या माता, और स्वांग्या माता का मंदिर बना जैसलमेर में। ये स्वांग्या का बाहर, मंदिर का बाहर का दृश्य है, ये अंदर है स्वांग्या माता की मूर्ति है। तो आप सभी भक्त के लोग घर बैठे बैठे स्वांग्या माता का दर्शन कीजिए। वैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको दर्शन करवा दिए थे बाबा रामदेव के, ये रामदेव जी के दर्शन हो गए। रामदेव दर्शन होने में अब आपको दर्शन करवा दिए कितने साहब, स्वांग्या माता के। तो ये स्वांग्या माता भाटियों की कौन सी देवी है, कुल देवी है। बिल्कुल अनूप सिंह भाटी कह रहे हैं हमारी कुल देवी है, शाबाश। अब उसी प्रकार जैसे आप उस मंदिर से आगे बढ़ोगे ना, तो लोद्रवा वाली सड़क पर जाओगे ना, तो वहाँ लोद्रवा में आपको जैन मंदिर दिखेगा, है ना। और ये जैन मंदिर है ना, ये मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। कौन से नाथ है, तो पार्श्वनाथ का जैन मंदिर बना हुआ। अब ये जैन मंदिर के बाहर का दृश्य है, अंदर से आपको दिखाऊं तो ये जैन मंदिर के बाहर ये वास्तुकारी हो रखी है, और अंदर आप देख सकते हो साहब ये झूमका लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यानी महीन और बारीक कारीगरी से भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित एक जैन मंदिर बना हुआ साहब लोद्रवा में। इसी लोद्रवा में आगे देखेंगे साहब एक तीर्थ मिलेगा, कौन सा भाई, चुंदी तीर्थ मिलेगा। उससे पहले हिंगलाज माता का देख लेते हैं, है ना। गढ़सी सर से थोड़ा आगे निकलने पर उसी लोद्रवा वाली सड़क पर हिंगलाज माता का भी मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर का बाहर का दृश्य है, ये आपके अंदर हिंगलाज माता की प्रतिमा लगी हुई है। तो आप सभी अभ्यर्थी, सभी विद्यार्थी घर बैठे बैठे हिंगलाज माता के भी दर्शन देख सकते हो, कर सकते हो। हिंगलाज माता को शेर वाहिनी भी कहा जाता है, उष्टर वाहिनी भी कहा जाता है, हंस वाहिनी भी कहा जाता है। ये आपके उस मंदिर के बाहर ही लिखा हुआ है ना। लोद्रवा के बाद, लोद्रवा में जो हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है ना, उस मंदिर के बाहर लिखा हुआ साहब आप शेर वाहिनी है, आप उष्टर वाहिनी है, आप हंस वाहिनी है। तो ये तो लोद्रवा माता की मूर्ति होगी। अब आपको वास्तविक स्थिति से और अभिभूत करवा देते हैं। वास्तव में देखा जाए ना, समूचे विश्व के अंदर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, है ना। यानी 51 कैसे हिंगलाज माता के मंदिर बने हुए हैं, उनमें से जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध जो मुख्य हिंगलाज माता का मंदिर है ना, वो मंदिर बना हुआ साहब बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान वर्तमान का है पाकिस्तान के अंदर। तो एक हिंगलाज माता का जो सबसे मुख्य मंदिर वो ध्यान रखना कहाँ है, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान का पाकिस्तान में बहुत पुराना मंदिर है, विक्रम संवत कहते हैं साहब 828 के आसपास का है। तो आज से लगभग 1300 वर्ष पहले हिंगलाज माता का मंदिर बना था साहब बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वर्तमान का पाकिस्तान में। और ये बलूचिस्तान वाले की फोटो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये बलूचिस्तान वाली हिंगलाज माता का मंदिर है, ये मंदिर का बाहर का दृश्य है, और ये मंदिर में मुख्य मूर्ति लगी हुई हिंगलाज माता की है। तो ये मुख्य मूर्ति हिंगलाज माता की ये मानी जाती है, जो आज पाकिस्तान के अंदर है। और भाई बड़ी कह सकते हो साहब सद्भावना वाली बात थी कि साहब पाकिस्तान में भी 2018 तक तो ये, वैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ ना, तो विभाजन होने के बाद से कहते हैं साहब इस मंदिर को पाकिस्तान में इसके कपाट बंद कर दिए गए थे। कपाट में समझते हो ना,
भाई द्वार। तो कहते हैं साहब हिंदुस्तान के विभाजन होने के बाद नया राष्ट्र जब पाकिस्तान बना ना, तो पाकिस्तान में हिंगलाज माता के मंदिर के कपाट वर्षों वर्षों तक बंद रहे थे। लेकिन हाल ही में वर्ष 2018 ईस्वी में हिंगलाज माता के कपाट पुनः खोल दिए गए हैं साहब, उसी बलूचिस्तान में। यानी वर्तमान में मंदिर के द्वार खुले हुए हैं, है ना। और वो मंदिर कौन सी देवी का है? हिंगलाज माता। तो ये हिंगलाज माता की मुख्य प्रतिमा है जो पाकिस्तान वाली है। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये हिंगलाज माता के मंदिर का बाहर का दृश्य है। तो पाकिस्तान का मंदिर भी देख लिया, और साथ ही साथ में आप ये देख सकते हो साहब अपने हिंदुस्तान में जैसलमेर में जो हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है। और हिंगलाज माता भाटियों की आराध्य देवी, ये भी ध्यान रखना। भाटियों कौन सी है? तो भाटियों की आराध्य देवी पूछे तो बताओगे साहब हिंगलाज माता। तो कुल देवी है स्वांग्या माता, और भाई आराध्य देवी कौन सी माता है? हिंगलाज माता है। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ उसी लोद्रवा में एक चुंदी गणेश मंदिर बना हुआ है। इसे चुंदी तीर्थ भी कहा जाता है, और चुंदी को कहीं चुंगी भी कहा जाता है ना। चुंगी बोलो चुंदी बोलो, अलग अलग भाषा है साहब। ये गणेश जी का मुख्य जो द्वार है ना, ये है मंदिर का, ये चुंगी के अंदर है। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी सुना होगा ना, जिसे कहते हैं गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और ये आपके जो है ना, ये जो चुंगी तीर्थ स्थल है ना, इसी तीर्थ स्थल में अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर गणेश जी का कहते हैं साहब, गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर अंदर बहुत ही भाई सुंदर कारीगरी कर रखी है, वास्तुकारी कर रखी है। ये तो मैंने कहला आपको मुख्य द्वार बताया, मंदिर बहुत अंदर है, ध्यान रखना। उसी प्रकार यहाँ भाद्रिया माता का भी मंदिर बना हुआ है। वैसे भाद्रिया स्थान का नाम है, और स्थान का नाम होने से उस देवी का नाम भी कर दिया कौन सी? भाद्रिया देवी। तो भाद्रिया माता का मंदिर बना भाद्रिया में। भाद्रिया भी कहाँ है? जैसलमेर में। ये भाद्रिया माता का मंदिर है, ये अंदर भाद्रिया माता की मूर्ति लगी हुई है ना। तो घर बैठे बैठे आप देवियों के दर्शन करते रहो। आपको पहले दर्शन करवा दिए, याद करो भाई स्वांग्या माता के, उससे पहले लक्ष्मी नाथ के करवा दिए, उसके बाद आपको भाई हिंगलाज माता दिखा दी, अब आपको कौन सी है? भाद्रिया माता। इसी भाद्रिया माता को आगे देखने के बाद आप जाओगे तनोट, और तनोट माता का मंदिर देख लोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, तनोट भी स्थान का नाम है, वहां पर देवी की मूर्ति लगी, तो देवी का नाम तनोट माता कर दिया। और तनोट भाटियों की दूसरी राजधानी मानी जाती है। भाटियों की पहली राजधानी बटनेर थी, और दूसरी कौन सी थी? ये आपके भाई तनोट। और इसी तनोट माता के मंदिर को मित्रों से ध्यान रखना, इसके मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सौंप रखा बीएसएफ के सैनिकों को। अब अलग अलग दृश्य दिखाता हूँ। ये आपके तनोट माता के मंदिर की मुख्य मूर्ति है। ये फोटो कहीं इधर उधर से नहीं ली हुए, ये वास्तविक फोटो वही है जो इस मंदिर में लगा हुआ है। यानी मैं जितने भी आपको स्थल दिखा रहा हूँ ना, वो वास्तविक स्थल है। जैसे मान लो आपने थोड़ी देर पहले भाद्रिया माता का मंदिर देखा, तो वास्तव में भाद्रिया की वही तस्वीर है ना। तो ये उस तनोट माता के मुख्य मंदिर में मुख्य मूर्ति है, वो है तनोट माता की, है ना। और तनोट माता के देव यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, बिल्कुल बीएसएफ के जवान खड़े हैं। और इसी तनोट माता के मंदिर में यहाँ पर ये आप देख सकते हो बारूद के बड़े बड़े गोले रखे हुए हैं, है ना। बम कह सकते हो, बारूद के गोले कह सकते हो। इस प्रकार सैकड़ों बारूद के गोले आज भी तनोट माता के मंदिर के एक प्रदर्शनी बना रखी, उस प्रदर्शनी में आज भी लगा रखे। क्यों लगा रखे, कैसे लगा रखे, कहानी पूरी बताते हैं। अब मित्रों देखना, इसी तनोट माता वाली कहानी ये कि साहब इसी तनोट माता के मंदिर के समय की घटना है 1965 ईस्वी की। पहले तो हम बता दें इस देवी के 2-4 उपनाम कौन कौन से। इस देवी को सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। कौन सी देवी है? सैनिकों की देवी। इस देवी को ध्यान रखना रुमाली माता भी कहा जाता है। कौन सी माता है? रुमाली माता। इस देवी को मित्रों थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी। अब कहानी है क्या, पूरी पूरी सुने। सैनिकों की देवी कैसे? घटना थी 1965 ईस्वी की। 1965 ईस्वी में याद करो युद्ध हुआ था मित्रों, भारत पाक युद्ध। भारत है उस समय कहते हैं साहब ये तनोट जो स्थल है ना, ये जैसलमेर में है, और ये पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही समीप है, यानी सीमा पर बसा हुआ गांव है। अब कहानी ये हुई थी, इसी तनोट नामक स्थान पर हजारों सैनिक डटे हुए थे। उधर से कहते हैं साहब पाकिस्तानी सेना ने बम के गोले फेंके, बारूद के गोले फेंके, जिसे कहते हैं बम। सैकड़ों बम फेंके थे, हजारों सैनिक थे, और हजारों सैनिकों पर सैकड़ों बम फेंके, और कहते हैं साहब सैकड़ों बम आकर गिर गए थे तनोट माता के मंदिर के द्वार के आगे।
बड़े गौर सुना, तनोट माता के मंदिर के द्वार के आगे अब इतना बड़ा बम कांड हुआ, लेकिन कहते हैं साहब उसमें से कई बम तो निष्क्रिय हो गए और कई बम फटे भी, तो लेकिन फटने के बाद कहते हैं साहब किसी प्रकार की कोई जन हानि हुई ही नहीं। तो कहते हैं साहब उन हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाने वाली चमत्कारी देवी कौन मानी जाती है? तनोट माता। और उस चमत्कार के बाद इस देवी की पूजा अर्चना आराधना आरती कहते हैं सब करते कौन है? सैनिक करते हैं, इसलिए इसे सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, इसे रुमाली माता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कि साहब ये जो आप मंदिर देख रहे हो ना, ये भाई तनोट माता का, इस मंदिर के उधर के कोने में है ना, उत्तर भाई कैसे उत्तर की साइड कह सकते हो, वहाँ एक वृक्ष बना हुआ खेजड़ी का वृक्ष, कौन सा है? और खेजड़ी वहाँ एक ऐसी धार्मिक धारणा है कि अगर कोई श्रद्धालु जाएगा और उसे खेजड़ी के सफेद रुमाल लटका कर आएगा तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए खेजड़ी पर सफेद रुमाल लटकाने की परंपरा कहाँ की है साहब? इसी तनोट माता मंदिर की है। तो सफेद रुमाल सर्वाधिक होने से नाम हो गया साहब रुमाली माता, और उसी का नाम थार की वैष्णो देवी। ऐसा क्यों? थार बोले तो रेगिस्तान में सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर किसका बना हुआ? तनोट माता का। और ऐसा कैसा रिकॉर्ड ये कि समूचे भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ वैष्णो देवी का, और वो मंदिर कहाँ बना हुआ साहब? जम्मू के अंदर। तो सिंपल सी कहानी ये कि साहब भारत का सबसे ऊंचा मंदिर बना हुआ साहब जम्मू में वैष्णो देवी का, और रेगिस्तान में सबसे ऊंचा मंदिर किसका? तनोट माता का, इसीलिए इन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो सैनिकों की देवी थार की वैष्णो देवी और रुमाली माता, और वो देवी कौन सी माता है? तनोट माता है। और ये तनोट माता के मंदिर का पूरा दृश्य हमने आपको दिखा दिया। ये मुख्य द्वार है, इधर आपके तनोट माता का मंदिर बना हुआ है, और तनोट माता के मंदिर के साथ अब हम देखेंगे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ, उस समय भारत के हजारों सैनिक थे, और उन हजारों सैनिकों में कहते हैं साहब जिसमें पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया ना, उस समय कहते हैं साहब मुठभेड़ हुई थी लोंगेवाला के अंदर। आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर मूवी, याद करो साहब सनी देओल वाली, उस मूवी में, और वैसे ध्यान रखना उसी बॉर्डर जो मूवी बनी थी ना वो 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के समय की थी, और उसी नहीं सॉरी वो तो 1971 वाली थी, सॉरी भाई तनोट वाली घटना थी वो 1965 की थी। दोबारा युद्ध हुआ 1971 के अंदर। तो 1971 ईस्वी जब वो भारत पाक युद्ध हुआ था ना, उस समय कहते हैं साहब उस युद्ध के समय जो आपसी जो मुठभेड़ हुई थी ना, जिस समय कहते हैं साहब जो पाकिस्तानी सेना के जो टैंक उड़ाए गए थे ना, और कुछ एक टैंकों पर कहते हैं अपना अधिकार भी किया, अपने भाई भारतीय सैनिकों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया ना, वो जो मुठभेड़ हुई थी वो कहाँ हुई थी? लोंगेवाला में। आज भी कहते हैं साहब इसी लोंगेवाला में यहाँ एक युद्ध संग्रहालय बना हुआ है ना। और उस 1971 ईस्वी के भारत पाक जो युद्ध है ना, उस युद्ध के समय कहते हैं साहब वहां पर एक विजय स्तंभ भी लगा हुआ है, और ये विजय स्तंभ आज भी है। ये आप पाकिस्तानी सेना का टैंक देख सकते हो। उस समय कहते हैं साहब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना से उनका टैंक भी छीन लिया था, और आज भी कहते हैं साहब वो छीना हुआ टैंक कहाँ मिलेगा? आपको लोंगेवाला मिलेगा। और ये वही जिप्सी है जिस जिप्सी से कहते हैं साहब गोले दागे गए थे, और गोले दागने वाले कौन? याद रखो, कुलदीप सिंह चांदपुरी, याद है कुछ? और बड़ी ही संयोग की बात यह कि वर्तमान में समूचे हिंदुस्तान में इसी 1971 वाले कह सकते हो साहब इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में एक विजय मशाल जुलूस भी निकाला जा रहा है। और ये कह सकते हो साहब मशाल थोड़े दिन पहले अपने यहाँ जोधपुर कह सकते हो साहब यहाँ भाई जो अपने भारतीय सेना का जो कह सकते हो साहब जो स्थान है ना, वहाँ पर पहुंची थी वो विजय मशाल। और वर्तमान कहते हैं साहब वो जो विजय जो जुलूस निकाला जा रहा है वो जुलूस कह सकते हो साहब अब पहुंच चुका कहाँ? लोंगेवाला में। और यहाँ कहते हैं साहब आगे जाकर दिसंबर के अंदर लगभग 4 दिसंबर कह रहे हैं, 4 दिसंबर के आसपास कहते हैं साहब ये लड़ाई जो समाप्त हुई थी ना, अब कहते हैं साहब उसी स्थल पर जितने भी जो भारतीय सैनिक उस समय जो शहीद हुए थे उन शहीदों की याद में यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन भी होने जा रहा है ना। तो ये सम्मेलन अब होने जा रहा है। तो इसी 1971 वाला जो ये पूरा जो दृश्य है ये आपके सामने, ये टैंक भी छीन लिया गया, ये वो जीप है जिस जीप से गोले दागे गए थे, ये उन शहीदों की यादें बनाए गए स्मारक है। और ये आपको टैंक अलग से और दिखा दिया गया, और ये उन शहीदों की याद बनाए हुए जितने भी जो अलग अलग स्तंभ हैं। और यहाँ पर
अंदर आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फौजी भाई मिलेंगे और वो आपको अलग अलग वहाँ की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी बताएंगे कि किस प्रकार कैसे वार हुआ और किस प्रकार कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब ने वो अपना कह सकते हो साहब अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके पाकिस्तानी सेना के घुटने टिकाए जो टिकाए, साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना का टैंक भी छीन लिया। और आज भी ये छीना हुआ टैंक है, ये अपने लोंगेवाला में आज भी प्रदर्शनी के रूप में आप लोगों को दिखाया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क है, याद करो साहब, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा जो उद्यान है ना, वो उद्यान कौन सा मित्रों? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये मरु उद्यान का मित्रों जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जगह है, जैसलमेर और बाड़मेर। और इसे मरु उद्यान घोषित किया था मित्रों 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में इसे मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान के रूप में इसे कह सकते हो साहब, इसे मान्यता प्राप्त हुई। और इसी डेजर्ट में मुख्यतः जो पक्षी आपको दिखेगा ना, वो दिखेगा मित्रों कौन सा? गोडाउन वाला भी। यहाँ पर हिरण भी दिखेंगे, चिंगारे भी दिखेंगे, बिलाव भी दिखेगा और साथ ही साथ में जंगली बिल्लियाँ भी दिखेगी, है ना, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं गोगड़मीना। तो ये गोगड़मीना वगैरह यहाँ खूब दिखेंगे। तो ये डेजर्ट पार्क है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है और जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जगह फैला हुआ है। इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में वुड फॉसिल पार्क भी बना हुआ है ना। इसे हिंदी में कहते हैं संग्रहित काष्ठ जीवाश्म, यानी लकड़ी का कह सकते हो साहब पूरा पार्क बना हुआ है। और ये 2002 या 2003 के आसपास बना था, है ना। और वैसे इसका कह सकते हो जो सर्वेक्षण वगैरह वो तो हो चुका था 1972 ईस्वी में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित कर दिया इसे, है ना। 1985 तक इसमें पार्क बनाया गया और वर्तमान में कहते हैं साहब राजस्थान सरकार ने इसे वन विभाग को सौंप दिया। तो ये वन विभाग के अधीन चला गया। तो ये वुड फॉसिल पार्क है, ये भी कहा राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर ही है। क्या कह रहे हैं? अभी जोधपुर इत्तेफाक का जवान धर्मन बोराना चिड़ई, बिल्कुल शहीदों को सलाम, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम हमारी तरफ से। ये इसी जैसलमेर शहर के अंदर ही एक बड़ा सा तालाब बना हुआ, उस तालाब का नाम मित्रों गढ़सीसर तालाब, और इससे कहेंगे गढ़सीसर तालाब भी कहा जाता है। तो ये गढ़सीसर तालाब है। इस तालाब के बीचों बीच में आपको छतरी भी दिखाई दे रही है और ये गढ़सीसर तालाब का मुख्य द्वार कह सकते हो। और इस तालाब का निर्माण भाई पेयजल के लिए जैसलमेर के निर्माण के साथ ही राव जैसल सिंह ने करवाया था। और आप ये तो भली बात ही समझते हैं कि अगर कोई राजा, कोई शासक आएगा, अपने राजवंश की स्थापना करेगा ना, तो साथ ही साथ में पेयजल आपूर्ति का कुछ न कुछ संसाधन तो रखेगा। तो पानी के पेयजल की पेयजल हेतु एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया और इसी तालाब को कहते हैं साहब निर्माण मूलतः करवाया था जैसल सिंह ने और बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया था गढ़सी सिंह ने। किसने करवाया था? गढ़सी सिंह ने। तो इसी वजह से इसका नाम हो गया मित्रों गढ़सीसर तालाब, है ना। तो जीर्णोद्धार कह सकते हो करवाया था गढ़सीसर ने, बाकी मूल निर्माण तो करवाया था साहब जैसल सिंह भाटी ने। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार ये आपका नजारा हो गया उसी गढ़सीसर तालाब का। अब बात करते हैं साहब वर्तमान अपन, भाई ये तो बात होगी ऐतिहासिक जितने भी जो घटनाक्रम थे, ऐतिहासिक जितने स्थल थे। बात करें साहब वर्तमान में ताजी बात करें परमाणु परीक्षण की, तो याद कीजिए साहब हिंदुस्तान का प्रथम परमाणु परीक्षण भी इसी जैसलमेर की मरुधरा पर हो रखा है। 18 मई 1974 को पोखरण के निकट एक गांव मलका गांव, और उसी समय ध्यान रखना प्रधानमंत्री महोदया कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अब्दुल कलाम आजाद साहब भी आए थे उस समय। तो ये भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। और इसका मित्रों याद करो मिशन का नाम रखा था इस्माइल बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। तो बुद्ध मुस्कुराए नामक एक परमाणु परीक्षण जिसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, है ना। तो ऑपरेशन शक्ति नामक परमाणु परीक्षण किया गया। उस मिशन का नाम रखा था मिशन बुद्धा, या फिर कह सकते हो लाफिंग बुद्धा, या फिर बुद्ध मुस्कुराए। तो बुद्ध मुस्कुराए नामक प्रथम जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना, वो इसी जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर ही हुआ था। आनिया सिंह कह रहे चश्मा क्यों लगा रहे, बताएंगे कभी, है ना, जिसमें फुर्सत होगी ना उसमें बताएंगे। दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति 2 या पोखरण 2 के नाम से दोबारा कह सकते हो साहब एक लोहारगी के अंदर ये घटना थी 11 मई
कौन सी है? 11 मई और 13 मई, 2 दिन याद रखना। तो 11 मई और 13 मई 1991 को एक नहीं बल्कि ध्यान रखना 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। 2 दिन में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे मित्रों पुणे पोखरण में। वो घटना थी 1991 की। ये गांव का नाम है लोहारकी गांव, और ये गांव भी कहा मित्रों पोखरण में। तो ये समझ सकते हैं कि साहब पोखरण में एक बार नहीं बल्कि 2 बार परमाणु परीक्षण हुए थे। पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के समय, घटना थी 1974 की। मिशन का नाम था बुद्ध मुस्कुराए। दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई और 13 मई 1991 को, और मिशन का नाम रखा था बुद्ध फिर मुस्कुराए। बुद्ध फिर मुस्कुराए या बुद्ध फिर से मुस्कुराए। तो कह सकते हैं साहब बुद्ध एक बार नहीं बल्कि कितनी बार मुस्कुराए हैं? 2 बार मुस्कुराए। पहली बार मुस्कुराए थे 1974 में, और दूसरी बार मुस्कुराए थे कब? 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अपने अटल बिहारी वाजपेयी। मुख्यमंत्री कौन थे? अपने राजस्थान के भैरों सिंह शेखावत। और उस समय DRDO के अध्यक्ष कैसे तो कौन थे? आपके अब्दुल कलाम आजाद साहब। तो इनके नेतृत्व में अपने हिंदुस्तान के जैसलमेर के पोखरण में परीक्षण एक बार नहीं बल्कि कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो बुद्ध पहली बार मुस्कुराए थे 1974 में, और बुद्ध फिर से मुस्कुराए थे 1998 में। पहली बार सरकार इंदिरा गांधी की थी, और अब सरकार किसकी थी? वाजपेयी सरकार। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार रामगढ़ के अंदर समूचे राजस्थान का सबसे ऊंचा टीवी टावर बना हुआ है ना। ये आप देख सकते हो जैसलमेर का रामगढ़ है। रामगढ़ बहुत ऊंचा कैसे तो साहब टीवी का टावर बना हुआ है, और इस टावर का निर्माण कार्य हुआ था मित्रों 1993 ईस्वी में। 1993 में। और इसकी लंबाई है ना, वो कहते हैं साहब 300 मीटर लंबाई है। कितने मीटर है? तो 300 मीटर लंबा एक ऐसा बड़ा सा स्तंभ है जो कहाँ? रामगढ़ में। और रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। इसी जैसलमेर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कितने बताओगे? 5। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 68, राष्ट्रीय राजमार्ग 70 और 768 और 125। तो इतने NH है वो कहाँ से गुजरते हैं? जैसलमेर से। विशेषकर ध्यान रखना NH कितने बताओगे साहब? 5 NH। हाँ बिल्कुल। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार जैसलमेर जिले में यहाँ के प्रसिद्ध मेले भी हैं। कुछ मेले तो बता ही दिए। रामदेव जी का मेला याद करो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। मरु महोत्सव होता है साहब जनवरी और फरवरी में। जनवरी एंड कह दो, फरवरी फर्स्ट वीक कह दो। एक वैसाखी का मेला भी लगता है, वो लगता है वैशाख पूर्णिमा को। चुंदी तीर्थ का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। याद करो साहब गणेश चतुर्थी। कौन सी है? गणगौर की सवारी भी निकलती है। और कब निकलती है? चैत्र शुक्ल तृतीया की जगह चतुर्थी निकलती है। तृतीया को तो मुख्य फंक्शन होता है जयपुर के अंदर, है ना। उसी प्रकार पर्यटन मरु मेला लगता है, वो लगता है सम तहसील में। तनोट मेला कह दो, इसे बादरिया मेला कह दो, इसे तेमड़िया मेला भी कह दो। तो ये मरु मेला भी लगता है। और पूछ ले कब लगता है? तो ये लगता है मित्रों माघ मास में। कौन से हैं? माघ शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कहते हैं सब पर्यटन का लगेगा मरु मेला। इसी प्रकार इसी जैसलमेर दुर्ग के अंदर एक नहीं बल्कि ध्यान रखना 2.5 शाखे हो रखे हैं। तीसरा शाखा पूर्णिमा अर्ध शाखा हुआ। अब कैसे कैसे सुनो। प्रथम वैसे ध्यान रखना जैसलमेर के शाखों का कोई प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई सन उल्लेखित नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी लंबी चौड़ी कहानी में आपको इतिहास बताता हूं। तो आप तो शासक का नाम याद रख लो। प्रथम शासक था उस समय था साहब मूलराज। कौन राज है? और सामने था एक के बोलो तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा शाखा हुआ ना उस समय था साहब रावल दूधा। राहुल कौन था? दूधा। इसे दुर्जन साल भी कहा जाता है। और दुर्जन साल के समय दिल्ली से याद करो सुल्तान आया। सुल्तान का नाम फिरोज शाह तुगलक है। कौन सा तुगलक था? फिरोज शाह तुगलक है। और तीसरा शाखा पूर्ण हुआ नहीं मित्रों, अर्ध शाखा ही हुआ था। उस समय घटना थी 1550 ईस्वी की। घटना कब की थी? 1550 ईस्वी की। और उस समय यहाँ का शासक कौन था मित्रों? लूणकर्ण। कौन सा कर्ण था? और लूणकर्ण के सामने एक आक्रमणकारी नाम था अमीर अली। कौन सा अली? और अमीर अली कहते हैं साहब ये कहाँ के थे? कंधार के नवाब थे। कहाँ का था? तो कंधार का नवाब कौन था मित्रों? अमीर अली। अर्ध शाखा। अर्ध शाखा कैसे हुआ? भली भांति समझते हैं। अर्ध शाखा की कहानी सुनो। इसी जैसलमेर के बारे में कहा जाता कि साहब जैसलमेर में शाखे पूर्ण हुए नहीं बल्कि 2.5 शाखे हुए। कैसे? 1550 ईस्वी में इसी जैसलमेर पर अचानक से आक्रमण किया था मित्रों अमीर अली ने। कहते हैं साहब जैसे आक्रमण किया
उस समय लूण कर्ण को भली बात ही पता लग गया कि साहब हमारे पास संभलने का समय तो है ही नहीं, और अगर मैदान में जाएंगे लड़ेंगे तो निश्चित है मरेंगे। और किसी भी युद्ध के मैदान में राजा का लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना उसे कहते हैं केसरिया। तो युद्ध के मैदान में जाने से पहले अचानक से आक्रमण हुआ तो कहते हैं साहब वैसे होता क्या था कि साहब युद्ध में जाने से पहले ही रानियों को अग्नि या जल में समर्पित करवाना उसे कहते थे जोर। तो युद्ध के मैदान में जाने से पहले ये प्रोग्राम ये कार्यक्रम करने का इतना समय मिला ही नहीं, तो उसी समय लूण करने कह दिया कि रानियों हम तो जा रहे हैं केसरिया करने, यानी हम लड़ेंगे तो फिर से साहब मरेंगे, तो हम तो जा रहे हैं केसरिया करने और आप पीछे क्या कर लेना जोहर। अब रानियों ने कह दिया ओए आप चलिए और हम पीछे क्या कर लेंगे जोर कर लेंगे। अब कहते हैं साहब राजा मैदान में गए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो राजा ने तो क्या कर लिया केसरिया। रानियों को पता लग गया साहब राजा जी तो गए, लेकिन कहते हैं साहब राजा जी ने केसरिया करने के बाद या लूण कर्ण के केसरिया करने के बाद रानियां बैठ गई और रानियों ने कोई कहते हैं साहब जोर किया ही नहीं। तो कहते हैं साहब केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। और मित्रों ध्यान रखना, अगर एक कार्य हो और एक कार्य ना हो तो उसे कहते हैं अर्ध शाखा। दो कार्य मीन के साहब केसरिया और जोहर दोनों होता तो कहलाता एक शाखा, तो इसीलिए कहते हैं साहब अर्ध शाखा कहाँ का प्रसिद्ध है, इसी जैसलमेर का। तो मित्रों जैसलमेर एक नहीं बल्कि कितने शाखे प्रसिद्ध है, 2.5 शाखे। वैसे जैसलमेर को लेकर 2-4 उक्तियां भी प्रसिद्ध हुई है। उक्तियां कौन कौन सी आपने कभी सुना होगा। इसी जैसलमेर बारे में कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काट कान, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे कान, तब पहुंचे जैसाण। कहने वाले कौन थे, अबुल फजल थे। तो अबुल फजल ने कहा कि जैसलमेर जाना हो तो घोड़ा कीजिए काट, घोड़ा होना चाहिए लकड़ी का, पैर होने चाहिए पत्थर के और शरीर होना चाहिए लोहे का, तब जाओगे कौन से मेर में जैसलमेर। और हमारा तो ये मानना, आप और हम यानी आप में से कई विद्यार्थी गए होंगे जैसलमेर, मुझे नहीं लगता साहब वहां जाने के लिए ना तो पत्थर की टांगे चाहिए होती है, ना ही आपको घोड़ा भाई लकड़ी का घोड़ा चाहिए होता है और ना ही आपको शरीर लोहे का चाहिए होता है। तो ये कह सकते हो कि स्पष्ट तौर पर बहुत ज्यादा फेंकालूजी हुई है कौन से मेर के बारे में, जैसलमेर के बारे में। और करने वाले कौन थे, याद करो साहब, वही अबुल फजल। तो मित्रों अबुल फजल ने कहा कि साहब ये कहो तो किसके बारे में, जैसलमेर। इसी समय याद आता है, इसी जैसलमेर के बारे में प्रथम शाखा बताते हैं, मैं कारण बता देता हूँ। प्रथम शाखा बताते हैं 1192 का, कोई कहता नहीं साहब 1195, लेकिन प्यारे परीक्षार्थियों 1192 और 95 में ये आक्रमण करवा किससे रहे, अलाउद्दीन खिलजी से। और 1196 से पहले अलाउद्दीन खिलजी नाम का कोई दिल्ली में सुल्तान था ही नहीं साहब। तो जब सुल्तान था ही नहीं तो शाखा कहाँ से हुआ। फिर इन्होंने कई इतिहासकारों ने इसका सुधार किया और फिर इन्होंने कईयों ने सन छापा साहब 1313 ईस्वी में, है ना, लेकिन जो भी है स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसी वजह से कहते हैं साहब जैसलमेर के बारे में कई इतिहासकारों बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के फेंकालूजी की है। और इसी जैसलमेर के बारे में ये भी कहा जाता कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियाँ गढ़ लो जैसलमेर। अब कितना भला है कितना बुरा है जो भी है ये आप आकलन खुद कर सकते हो, लेकिन ऐसी ऐसी कहावतें मिलती है कौन से मेर के बारे में, जैसलमेर बारे में। इसी जैसलमेर के महान व्यक्तित्व की बात करें तो आपके सामने व्यक्तित्व कौन आएगा, सागरमल गोपा। 3 नवंबर 1900 को जन्म हुआ, 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को, याद करो साहब, अपने जैसलमेर के शासक नाम था जवाहर सिंह। कौन सिंह है, जवाहर सिंह के समय इन्हें कैद किया गया और कैद किया था जवाहर सिंह ने। उसी समय याद करो साहब वहां के थानेदार का नाम था गुमान सिंह। कौन सा सिंह है, गुमान सिंह। और कहते हैं साहब जवाहर सिंह के कहने पर गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया था सागरमल गोपा को। सागरमल है तो प्यारे परीक्षार्थियों कहते हैं साहब आग से जलने वाले और जलकर शहीद होने वाले एकमात्र राजस्थान के क्रांतिकारी वो कौन है मित्रों, सागरमल गोपा। बहुत महान क्रांतिकारी है, लंबी चौड़ी कहानी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी बहुत 1-2 पुस्तकें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, उसमें 1-2 पुस्तक है जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। और जैसलमेर गुंडा राज और गुंडा बताया था साहब इसी जवाहर सिंह को, है ना। उसी प्रकार दूसरी पुस्तक है नाम है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी रघुनाथ सिंह पर और उस पुस्तक का नाम है मित्रों रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये कह सकते हो साहब 3 बड़ी ऐतिहासिक पुस्तकें लिखने वाले कौन है, सागरमल गोपा।
और इन्हीं सागरमल गोपा बारे में कहा जाता कि साहब जवाहर सिंह के कहने पर थानेदार गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया था सागरमल गोपा को। तो जिंदा जलने से शहीद होने वाले महान क्रांतिकारी कौन है? सागरमल गोपा साहब को हम हमारी तरफ से और हमारे पूरे परिज्ञान के विद्यार्थियों तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो प्यारे परीक्षार्थियों, इनकी पुस्तक का नाम विशेषकर ध्यान रखना, 3 पुस्तकें, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज। और आगे चलते हैं। अब ये तो बात हुई साहब महान व्यक्तित्व की, दर्शनीय स्थलों की। अब बात करते हैं साहब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये बिल्कुल जितने भी विद्यार्थियों को सवाल आ रहे हैं उन सारे सवालों को मैं जवाब भी दूंगा और आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा। साहब आप क्या पूछना चाहते हैं? तो अभी फिलहाल थोड़ा इधर ध्यान दें। 1986 डाक टिकट जारी किया, बिल्कुल उगम भाटिया से ही कह रहे हो। इसी जैसलमेर में देश का प्रथम चारा बैंक भी लगा था, है ना। चारे का सबसे पहला बैंक कहाँ लगा था? जैसलमेर में। यहाँ भूवैज्ञानिक संग्रहालय भी बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ साहब। ये बार बार लाइट परेशान कर रही है। हाँ, उसी प्रकार घोटारू एक स्थान का नाम है जैसलमेर, जहां पर राजस्थान सर्वप्रथम गैस के भंडार मिले थे। प्यारे परीक्षार्थियों, राजस्थान में पहली बार गैस के भंडार पूछे ना तो कहां से बताओगे? घोटारू कहां? जैसलमेर के अंदर। पोखरण भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को, थोड़ी देर पहले बता दिया। विश्व का, ये नोट करने लायक बात है, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय का पोखरण में। और पोखरण में स्थान पूछे तो मित्रों नाम बता देना, भादरिया। कौन सा है? आपको थोड़ी देर पहले एक देवी का मंदिर बताया था, भादरिया राय, याद आया? तो भादरिया राय जो माता का मंदिर है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बना हुआ, लाइब्रेरी बनी हुई है और वो विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी है, ध्यान रखना, है ना। तो सबसे बड़ा भूमिगत लाइब्रेरी है। और जैसलमेर में संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में इसे स्थापित किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी कौन सा? जैसलमेर है। निर्वाचन क्षेत्र दृष्टि से कहते हैं साहब। उसी प्रकार तनोट राजस्थान का पहला खनिज तेल का कुआं था भाई। पहला जो गैस जो रिसर्च सेंटर मिला वो भी कहाँ मिला था साहब? जैसलमेर में, घोटारू के अंदर। और पहला तेल का कुआं कहाँ मिला? तनोट में मिला था। अमर सागर है राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ जब आप जैसलमेर से तनोट माता मंदिर की तरफ जाते हो ना, वहाँ आपको देखना साहब बहुत ज़्यादा ये पवन ऊर्जा वाले कैसे तो साहब संयंत्र मिलेंगे, है ना। जो कहते हैं आप जो भाई पवन ऊर्जा वाले पंखे मिलेंगे, तो ये पंखे जो पवन ऊर्जा संयंत्र है ना, ये सर्वाधिक अमर सागर के अंदर है। रामगढ़ वो स्थान है जहाँ पर राजस्थान का सबसे ऊँचा टीवी टावर है, आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है, बिल्कुल ऐसा। क्षेत्रफल वाला यानी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका साहब? जैसलमेर का, बिल्कुल ऐसा। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर है साहब। और जैसलमेर विशेषकर साहब पोखरण वाला इलाका है ना, यहाँ पर सर्वाधिक कौन से समुदाय के लोग हैं? मुस्लिम समुदाय। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर, बिल्कुल ऐसा। राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाला जिला, बिल्कुल ऐसा। तो क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या और जनघनत्व दोनों बिल्कुल है कम है। हाँ, और आगे चलते हैं। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, बिल्कुल ऐसा, बहुत कम वर्षा होती है। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, वैसे पशु तो बहुत सारे हैं यहाँ, अमूमन कह सकते हो साहब यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का जरिया भी पशुपालन ही है साहब, ये मानना पड़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें ना, तो क्षेत्रफल तो ज्यादा है तो पशु भी कम पड़ जाएगा, तो घनत्व भी कम हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। सम राजस्थान का कम वर्षा वाला स्थान है, जो सम जो मैं बताया था डेजर्ट वाला इलाका, वहाँ बारिश बहुत कम होती है। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क है, आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया, है ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान कुलदरा गांव है, वहाँ पर कैक्टस गार्डन बना हुआ है, जो आपने देखा, मैंने कहा था ना भाई, कुलदरा गांव जो बिल्कुल वीरान सा गांव है, उसे कैक्टस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग है, बिल्कुल ऐसा, जहाँ पर छतरिया बनी है, बड़ा बाग की छतरिया भाटी वंश के शासकों छतरिया, बिल्कुल ऐसा। मरु महोत्सव जनवरी फरवरी में होता है, बिल्कुल होता है साहब। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गौर की पूजा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको हर बार आर्ट एंड कल्चर के मेले और त्योहार बताता हूँ। याद करो साहब, बिना ईश्वर के गौर की पूजा केवल कहाँ होती है? जैसलमेर। ईश्वर बोले तो शिव, यानी भगवान शिव की मूर्ति नहीं होती, केवल किसकी होती है? पार्वती की, ईश्वर की नहीं। तथा गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तीज की जगह चतुर्थी को निकाली जाती है। ऐसा क्यों? कि तीज की मुख्य सवारी तो निकलती है जयपुर में। दूसरा कारण ये कहते हैं साहब, इसी भाई शिव और पार्वती की सवारी कहाँ निकलती थी? पहले जैसलमेर में। लेकिन जैसलमेर वालों की दुश्मनी किससे थी? बीकानेर वालों से।
और इसी दुश्मनी की बदौलत एक बार बीकानेर वालों ने बीच सवारी में से कहते हैं साहब पार्वती के पास से शिव जी को उठा लिया था। और ये घटना घटित कब हुई थी? तीज के दिन हुई थी। अब ये अपहरण हुआ, या शिव जी हाईजैक हुए। अब हाईजैक होने के बाद कहते हैं साहब वर्षों तक जैसलमेर के लोगों ने इंतजार किया शिव जी के पुनः आने का, लेकिन शिव जी बीकानेर में कहते हैं साहब अपहरण हो चुके थे। अब शिव जी बीकानेर में रह गए, अकेले कौन रह गई? पार्वती। तो ये घटनाक्रम हुआ था तीज के दिन। तो ऐसा घटनाक्रम होने की वजह से सवारी तीज की बजाय कब निकलती? चौथ को। और सवारी में शिव जी नहीं होते हैं, बल्कि केवल कौन होती है? पार्वती होती है। बिल्कुल। पोकरण पोट्री याद करो साहब, हस्तकला में बताता हूँ। चीनी, भाई चीनी था चिकनी मिट्टी से बनाया गया जल पात्र जो चित्रित किया जाता है, जिसे आप चिकना घड़ा भी कह सकते हो। तो चिकने घड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के। ऊनी कंबल कहाँ की? जैसलमेर की है। और रामदेव जी के घोड़े भी कहाँ के हैं? जैसलमेर के। जैसलमेर में मूमल गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। मूमल और महेंद्रा, मूमल और महेंद्रा की प्रेम गाथा मित्रों कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। और जैसलमेर में पूछे तो बता देना साहब लोद्रवा की है। आपको हमने थोड़ी देर पहले एक मंदिर बताया था, आपको जैन मंदिर याद हो तो, पार्श्वनाथ वाला जैन मंदिर लोद्रवा वाला, उसी मंदिर के निकट ही कहते हैं साहब मूमल और महेंद्रा का यहाँ पर विवाह हुआ था। यहाँ पर इनका तोरण लगा हुआ है, यहाँ पर इनकी चौरी लगी हुई है। तो मूमल और महेंद्रा की चौरी कहाँ लगी थी? लोद्रवा के अंदर। लोद्रवा कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। रमत लोक नाट्य है ना, इसका उद्गम स्थल कौन सा? जैसलमेर। बिल्कुल 100% है। रमत वर्तमान में तो प्रसिद्ध होगी है बीकानेर की, लेकिन रमत की शुरुआत कहाँ से हुई तो बता देना जैसलमेर से हुई थी। उसी प्रकार मूमल जैसलमेर चित्तशैली आकर्षण केंद्र, बिल्कुल ऐसा आपको ध्यान होना चाहिए। इसी मूमल और ढोला मारू पर कहते हैं साहब ग्रंथ भी चित्रित किए गए हैं। लोद्रवा भाटी शासकों की प्राचीनतम राजधानी थी, बिल्कुल थी साहब। उसी प्रकार सम जो गांव है ना, राजस्थान का संपूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले रेत के टीले दिखाए थे ना, अब आपने देखा होगा बहुत ही सफेद और स्वच्छ रेत है। दूर दूर तक आपको कहीं झाड़ियां नहीं दिखेगी, दूर दूर तक आपको कहीं वनस्पति नहीं दिखेगी। थार का घड़ा, चांदन नलकूप, चांदन गांव में सम तहसील में जहाँ कम गहराई में काफी मात्रा में मीठा जल प्राप्त होता है। और इसे तो कहते हैं याद करो लाटी सीरीज है। कौन सी सीरीज है? लाटी सीरीज। इसे कहते हैं थार का गड़ा, इसे चांदन नहीं चंदन कहते हैं वास्तव नाम। तो चंदन नलकूप भी कहा जाता है। कौन सा है? चंदन नलकूप है। तो ये है चांदन गांव के निकट, लेकिन नाम है चंदन नलकूप। यहाँ पर मीठा पानी है और इसी मीठे पानी में एक घास पैदा होती है, याद करो साहब सेवण घास। कौन जी है? तो सेवण घास जहाँ पैदा होती ना, उसे कहते हैं साहब यही लाटी सीरीज, यही चंदन नलकूप, यही थार का घड़ा। और सेवण घास का सेवन कौन करती है? भाई आपके कह सकते हो साहब गायें। बिल्कुल परमिला बबीरवाल कह रहे हैं झुंझुनू से हैं आप। बिल्कुल। इंदिरा गांधी मुख्य नहर का अंतिम जो छोर है बिल्कुल मोहनगढ़ है। शुरुआत हमने आपको बताई थी कल, आपको याद हो तो भाई गंगानगर से है ना, लेकिन ये अंतिम छोर कौन सा है? इंदिरा गांधी, ये मोहनगढ़ जैसलमेर है। बेरूदान चालानी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर जैसलमेर में प्रस्तावित है। चांदन है वो थार पारकर नस्ल की गोवंश का प्रजनन केंद्र है। थार पारकर याद करो साहब, राजस्थान में सबसे तेज गति से चलने वाली गाय, तेज गति और नहीं थकने वाली गाय। और कहते हैं साहब 24 घंटे में पूरे थार को पार करने वाली जो गाय है ना, वो है थार पारकर गाय। और वो थार पारकर गाय का नस्ल का जो प्रजनन केंद्र ना, वो चांदन में है। पोकरण जैसलमेरी भेड़ का प्रजनन अनुसंधान केंद्र है। जैसलमेरी ऊंट सवारी और तेज दौड़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नाचना जैसलमेर का है, जो ऊंट अपनी सुंदरता के कारण संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है और भारतीय सेना के जवानों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए बीएसएफ और सीआरपीएफ, इनमें ज्यादातर ऊंटों का प्रयोग होता है। तो ऊंटों की जो सवारी करते हैं ना, तो उन सैनिकों को सर्वाधिक नाचना के ऊंट दिए जाते हैं, है ना। तो नाचना के ऊंट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये नाचना कहाँ है साहब? जैसलमेर में। तो अगर आपको कभी नाचना हो तो आप नाचना चले जाओ। फिर आपसे कोई कॉल करके पूछे कहाँ पर हो, कि कहाँ भाई कहाँ हो, तो कह देना साहब नाचना में, है ना। तो ये है, ये नाचना क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर। रामगढ़ राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना बता दी साहब मैंने आपको। सोडा बंधन है और राज्य में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, बिल्कुल ऐसा। विलेज रिसोर्ट सेंटर राज्य का प्रथम व भारत का 8वां रिसोर्ट सेंटर है। कुंडा गांव है, यहाँ 500 वर्ष पुरानी सभ्यता अवशेष मिले। आपको कुंडा समय और याद आ जाता है। जैसलमेर एक सभ्यता और प्रसिद्ध हुई ओला,
कौन सी है? तो ओला है, कुंडा है, ये सब सभ्यता कहाँ की बताओगे? जैसलमेर की बताओगे, बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसलमेर साथ एक सभ्यता और बताओगे साहब, लोद्रवा। तो 3 सभ्यता याद रखनी है, ओला, कुंडा और लोद्रवा, 3 सभ्यता कहाँ की है? जैसलमेर। सातलमेर पोखरण की प्राचीन राजधानी थी और यहाँ भैरव राक्षस का वध हुआ था। सातलमेर याद करो साहब, जहाँ पर भैरव का वध किया गया था। यहाँ के मिरासी, मांगणियार और लंगा जाति के लोक कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको पहले बता दिया। एक विशेष बात और बता देता हूँ, लंगा और मांगणियार जो गायक कलाकार है ना, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करवाने का काम किया था साहब कोमल कोठारी ने। आप याद कीजिए, जोधपुर के निकट एक संस्थान बना सा, उस संस्थान का नाम है बोरुंदा में रूपायन संस्थान। तो रूपायन संस्थान बोरुंदा में कोमल कोठारी के नेतृत्व में पहली बार कहते हैं साहब 1962-63 ईस्वी में लंगा और मांगणियार जो कलाकार थे ना, उन कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था दिल्ली में जाकर। तो ये कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इनका जो नाम है ना, ये कोमल कोठारी की वजह से है साहब। यहाँ की लाटी श्री क्षेत्र है ना, विशेष पहचान है, ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है और यहाँ सेवण घास पाई जाती बिल्कुल है। पालीबाल ब्राह्मणों द्वारा जल संग्रहण अपने जनल तकनीक खडीन कहलाती है, बिल्कुल साहब। थार पार का नस्ल की गाय यहीं पर पाई जाती है। तो इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।